जो तुम मेरे हो। Hi, Dr. Ginny. I'm awaiting to hear your uh, lovely lecture. थैंक यू सर। आपकी एंथुजियाज्म बहुत इन्फेक्शियस है और बहुत सारा सीखने मिलता है एंड लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद क्लैरिटी एंड so that in such a way that you remember it throughout your life. So I hope थैंक यू सो मच सर। so you, थैंक यू I'm सो sure it मच। will be like that in all your lectures. So that's why I look forward to learning more. सो नाइस ऑफ यू सर, थैंक यू सो मच। Yeah. So wish you all the best. I'll meet there. मल्टीपल पीपल वांट्स टू जॉइन। अभी मुझे बताओ, ये स्क्रीन दिख रही है सॉफ्टवेयर की, एंड ये भी दिख रहा है क्या नोटपैड? Yes. नोटपैड भी एंड स्क्रीन बोथ? Yes. ओके, नाइस। मैड इजी, हु इज मैड इजी? सराना, अमन, अंजलि, अवनी, कीर्ति गुप्ता, मैड इजी। मैड इजी अपना असली नाम डालिए प्लीज। सर विपुल विपुल। हाँ, अपना उसमें नाम विपुल ही डाल दो। आई डोंट वांट के कोई है ना लिंक इधर उधर शेयर मार के। प्रॉक्सी में सब देख रहे हैं, बढ़िया। ओके, 15 of you have joined, 10 remains. ये दिख रहा है पीपीटी, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट? Yes. ओके, थैंक यू सर। सो सब लोग, जब भी कोई डाउट आएगा ना, व्हाट यू डू, एक नोट पैड में लिख लेना। अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या आपके नोटबुक के अंदर लिख लेना, और फिर वहाँ से उसको लिख के रख लेना। जब हम डाउट सेशंस करेंगे ना, तब मैं एक दिन की क्लास पूरा डाउट सॉल्विंग में ही रखूँगा, क्योंकि आपकी 1 ही घंटे की क्लास रहेगी रोज़, और मैं नहीं चाहता वो वेस्ट हो जाए ज़्यादातर डाउट सेशंस में। जो डाउट टॉपिक के बाहर के हों, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। इफ़ सामने कोई टॉपिक चल रहा है और उससे रिलेटेड कोई डाउट है, आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है? और अभी मैं 2-3 चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको आपको रोज़ प्रैक्टिस करना है। दैट एवरीवन जॉइन, सो दैट, अब मैं बताता हूँ। सो दिस इज़ माय कंसेप्ट, है ना, जो मैं बताने वाला हूँ आपको, जिससे आप प्रॉपर आपकी एनालिसिस खुद से कर पाओगे कि आप ग्रो भी हो पा रहे हो कि नहीं, या सिर्फ और सिर्फ जैसे आप पिछले महीने थे वैसे के वैसे ही हो। यहाँ सेकेंड ईयर के कितने बच्चे हैं, कोई कमेंट्स में तुरंत करके बता दे। थर्ड ईयर के कितने हैं, फोर्थ ईयर में कितने हैं, एक एक रफ आइडिया, 5, 10, 15 ऐसे करके, ठीक है? कमेंट 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 में कर, है ना? फाइनल ईयर में एक मोटा मोटा आइडिया कि सर हम 5 बच्चे फाइनल ईयर में हैं, या सेकेंड ईयर से हम 10 बच्चे हैं। सो मैं उसके हिसाब से वो नहीं करूँगा कि ऐसा कुछ ना हो कि सेकेंड ईयर के बच्चे समझ ना पाएँ। 24 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, और कौन बचा है? आई एम गोइंग टू स्टार्ट क्लास इन 2 मिनट्स।
तो जो बचा हुआ है उसको मैसेज कर दो। ये पेंट दिख रहा है, पेंट, व्हाट आई एम ड्राइंग, ये सब दिख रहा है आप लोगों को क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक, ये ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ में नीचे क्या है ना, वो टाइम बता रहा है, दिस इज टाइम। आज से जो शुरू होता है यहाँ से, ये आपका टाइमर चालू हो गया है, और ये आपकी ग्रोथ है, ठीक है। अब मैं माउस से पूरी ड्रॉ तो नहीं कर पाऊंगा, पर आप खुद से लिख लेना। तो सबसे पहले एक अलग से एक ब्लैंक पेपर फाड़ो, ये ग्राफ बनाओ, और यहाँ पे अपने आप को लिख दो कि आई एम हेयर, ये 0 पे है अपन, ठीक है। हम यहाँ पे अपन अपने आप को 0 मान के चलते हैं, एंड ऐसे करके हम ये 1 2 3 4, यहाँ पे भगवान है 5 पे, तो यहाँ तो कभी जा नहीं पाएंगे। तो हमारा हमेशा का एक ही मोटिव रहेगा कि हम कंटिन्यूसली अपने आप को ग्रोथ करते रहें आगे की तरफ, कि अगर आज हम यहाँ हैं तो हम चाहते हैं अगले महीने हम यहाँ पर हों, उसके अगले महीने यहाँ पे, उसके अगले महीने यहाँ पे, ऐसे करते करते ग्रोथ पे जाएं। उसकी कोई लिमिट नहीं है, बिकॉज वो हमेशा इन्फिनाइट में ही रहेगा, ठीक है। तो अभी ये ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बनाने के बाद, सब लोग सुन पा रहे हो ना? Sir. Okay. Yes. Yes, yes, sure. तुरंत की तुरंत ये ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बनाने के बाद यहाँ पे लिख लो कि आज आपको को क्या सीखने मिलेगा ना। तो जो अपने सेशंस है ना, वो महीने में 15 सेशंस हैं। कितने? 15। तो हर एक सेशन में आपको लिखना है कि आज मैंने क्या सीखा। ये प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि ये माइक म्यूट कर दो पहले तो सब लोग अपना, प्लीज़। मैं डीसी पीपल माइक म्यूट करो। तो सबसे पहले डे 1 पे हमने एग्जैक्टली क्या सीखा, तो उधर लिख दो केस टेकिंग। और केस टेकिंग के बाद ज़्यादा कुछ कहानी नहीं लिखनी, वो कहानी अलग से एक पेपर पे लिख लेना, जो अभी आपका नोटबुक है उस पर आप सब लिखते जाना, क्या पढ़ा क्या पढ़ा क्या पढ़ा। लेकिन एक पेपर प्लेन, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन लिखनी है आपको, कि आज हमने केस टेकिंग में क्या सीखा नया, जो हमें नहीं पता था, या जिससे हमको हेल्प हो पाएगी। वो एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, फिर डे 2 की क्लास, उसमें हमने क्या सीखा। तो ऐसे करके महीने भर में एक ही पेज में आप ये देख लो कि इस मंथ हमने एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें सीख ली हैं। ऐसे करके हर मंथ का एक पेपर बनेगा, तब आप जाकर अपने आप को देख पाओगे, एनालिसिस कर पाओगे कि आप एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड कर रहे हो। ये सबको समझ में आया? से यस? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. हाँ, इसका साइज बड़ा कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ बनाया, यहाँ पे लिख लिया, और एक पेपर बना के लिख देना है आज क्या सीखने मिला, ठीक है। चलो, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं आज का मेन टॉपिक है केस टेकिंग। मैं शुरू कर रहा हूँ, और वी हैव 24 स्टूडेंट्स, ओके, ठीक है। सेकेंड ईयर से 6 से 7 बच्चे हैं, है ना। रोशनी अपना हाथ को नीचे कर दो इफ़ यू डोंट हैव एनी डाउट। ठीक, थैंक यू। तो देखो, केस टेकिंग जो है ना, अभी आप अपना कॉलेज का परफॉर्मेंस सब भूल जाओ, क्या है वो केस, कैसे उसके अंदर नेम, एज और वो सब चीज़ें लिखती हैं, वो सब फंडामेंटल है, वो सब कॉमन सेंस है, आप लिख लेना। ऑक्यूपेशन वगैरह वो सब चीज़ें हो गया। डिफरेंट टाइप की केस टेकिंग होती है, ठीक है। कुछ एक्यूट टाइप्स की केस टेकिंग होती है, कुछ एक्यूट केसेस में हमको किस तरीके की केस टेकिंग करनी होती है। तो ठीक है, अब लिखना, ठीक। कुछ एक्यूट केस टेकिंग होती है, क्रॉनिक केस टेकिंग होती है। कुछ होती है सुपरफिशियल केस टेकिंग, जो यूजुअली हम एक्यूट के केसेस में करते हैं, जब हम ज़्यादा डीप नहीं जा सकते हैं। कुछ होती हैं क्रॉनिक के केस में, जहाँ पे हम डीप केस टेकिंग करते हैं, वहाँ पे हम प्रॉपर उसकी स्ट्रेट रेमेडी को समझने की कोशिश करते हैं। ये फॉन्ट बराबर है ना, छोटा बड़ा कुछ ज़रूरत लग रही है क्या? इज़ इट गुड? Yes, yes. ओके। तो ये टाइप्स ऑफ केस टेकिंग है ना, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है।
अब सुपरफिशियल केस टेकिंग यूजुअली एक्यूट केसेस में होगी, क्रॉनिक केस टेकिंग आपकी डीप केस टेकिंग में होगी। तो कुछ फंडामेंटल्स हैं, बेसिक्स हैं कुछ केस टेकिंग के जो हमें पता होने चाहिए। क्या कि सबसे पहला हम क्यों कर रहे हैं केस टेकिंग? इंडिविजुअलाइजेशन के लिए। मतलब सामने वाला, लेट्स अज्यूम मैं हूँ, आई एम योर पेशेंट, ओके। तो जो जीनी है वो एग्जैक्टली में क्या है, मतलब वो डिसीज़ लेके क्यों आया है, क्या डिसीज़ है, क्या चीज़ है उसके अंदर, और हमको उसको इंडिविजुअलाइज करना है। मतलब हमको 5,000 दवाइयों में से उसकी एक रेमेडी निकालनी है जो वो है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ा है। अब कौन आया है? ठीक है, तो एग्जैक्टली वो इंडिविजुअलाइज करने के लिए केस टेकिंग करते हैं। अब वो कैसी भी केस टेकिंग हो, एक्यूट हो, क्रॉनिक हो, सुपरफिशियल हो, डीप हो, केस टेकिंग वो चीज़ है। तो सेकेंड ईयर के बच्चों के हिसाब से भी मैं एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ। केस टेकिंग का एक ही मतलब है, हमको सिम्टम्स दो, हमें सामने वाले से सिम्टम्स चाहिए है, हमें उसको इंडिविजुअलाइज करना है, हमें वो अलग चीज़ चाहिए, ऐसी एक यूनिक चीज़ चाहिए जो जीनी और उसका जो दूसरा पार्ट है, मतलब जो रेमेडी जीनी को लगेगी, हमें वो निकालनी है। ठीक है, लेट्स लुक एट इट बाय पेंट। तो ये जीनी है, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल है, जो जीनी के नॉर्मल कॉमन सिम्टम्स की मैं बात करूँगा कि जीनी को सर्दी ज़ुकाम हो गया, जीनी को ठंडा पानी से दिक्कत हो गई, तो इसके अंदर जो जीनी के अंदर जो छुपा हुआ पीछे का हिस्सा है ना, जो उसकी रेमेडी बताएगा कि वो आर्सेनिक है, वो इलियम सीपा है, वो डलका मारा है, वो रस्टॉक्स है, वो एबनॉर्मल क्या है। एबनॉर्मल मतलब क्या? अनकॉमन। ठीक है, अनकॉमन मतलब क्या? वो पिक्यूलियर। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिविजुअलाइज कर रहा हूँ जीनी को। तो जो भी तुम्हें सामने दिखेंगे आज से वो नॉर्मल लोग दिखेंगे, पर तुमको जब भी आप वो केस देगा, वो पेशेंट देगा, जो पेशेंट आएगा तुम्हारे पास, उसको हमेशा अपन को इंडिविजुअलाइज करना है, उसका एन निकालना है, अबनॉर्मल, उसको अनकॉमन तरीके से देखना है, उसके PQRS चीज़ें निकालनी है। तो केस टेकिंग का एक ही फंक्शन है, ये सामने वाला जो जीनी है ना, इसको सीधा सीधा इंडिविजुअलाइज करना। ठीक है, ये पूरा क्लियर कैसे होगा? हाँ, ठीक, चलो ये बेसिक चीज़ समझ में आ गई। अब केस टेकिंग के दूसरे फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल नंबर 1, इंडिविजुअलाइजेशन। ठीक है, फंडामेंटल 2 क्या है? क्वेश्चंस। क्या केस टेकिंग क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक आर्ट है, ये एक कला है, ये साइंस नहीं है। केस टेकिंग कोई भी तरीके से साइंस नहीं है। अभी आपको मैं पूछूंगा कि तो केस टेकिंग हम होम्योपैथिक पार्ट ऑफ से बात कर रहे हैं, एलोपैथिक से नहीं। पेट दर्द, यो गो फॉर डाइक्लोफेनेक। अच्छा, फीवर, गो फॉर पैरा। अगर पेट दर्द है तो पेट दर्द वो इंडिविजुअल का कैसा है, वो इम्पोर्टेंट है। वो बेंडिंग से आराम लग रहा है उसको, उसको बेंडिंग से आराम है, उसको पीछे जाने से आराम है, उसको साइडवेज से आराम है, उसको किस चीज़ से आराम लग रहा है, वहाँ पे हम लोग बताएंगे कि वो उसका इंडिविजुअल कैसा निकला। पेट दर्द, तो केस टेकिंग एक आर्ट है, एक कला है, जिसको आपको अपने इंडिविजुअल तरीके से यूज़ करते आना चाहिए। अब वो यूज़ करने का क्या तरीका है? तो बेसिक अपने पास टूल्स होते हैं केस टेकिंग के। क्या टूल्स होते हैं कि अपने पास बहुत सारे डब्लूज हैं, मैनी डब्लूज। क्या होते हैं? वॉट, वाई, वेयर, व्हेन। ठीक है, और एक होता है हाउ। अब ये लिख लेना इस चीज़ को, बाकी कुछ चीज़ें लिखो ना लिखो, इसको ज़रूर लिख लेना आप लोग, क्योंकि ये चीज़ हो सकता है मैं बाद में ना पढ़ाऊँ और कोई और पढ़ाए ना पढ़ाए, आई डोंट नो। पर वॉट क्या है एग्जैक्टली, क्या हो रहा है एग्जैक्टली, मतलब सेंसेशन या एक्सपीरियंस।
जो इंडिविजुअलाइज कर रहा है। मतलब मेरे को पेट दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है तो मतलब मेरे को कैसा लग रहा है, क्या हो रहा है, मैं बताऊंगा कि हाउ एम आई फीलिंग। हाउ हो गया प्रोसेस, हाउ से हम समझेंगे प्रोसेस कि क्या प्रोसेस है। वो पूरी सिचुएशन जो होती है जब पेट दर्द होता है तो कैसी प्रोसेस में होती है कि सर ऐसा लगता है जैसे कि पेट कोई मरोड़ रहा है। एज इफ उसने बोला, एज इफ, क्या पेट सच में अंदर से रियलिटी में कोई मरोड़ रहा है? नहीं, उसने बोला ऐसा लग रहा है कि कोई मरोड़ रहा है पेट को। डायस्कोरिया के अंदर जो अपन ट्विस्टिंग पेन समझते हैं ना, एज इफ, ऐसा लग रहा है पेट को कोई दोनों हाथों से आयरन बैंड से पकड़ के ऐसा घुसड़ घुसड़ कर दिया है। व्हाट इज घुसड़ घुसड़, व्हाट इज ऐसा ऐसा, तो वो चीज़ अपनी उसकी इंडिविजुअल निकली ना, हर एक इंसान नहीं बोलेगा। तो हाउ से आप प्रोसेस देखोगे, व्हाट से एग्जैक्टली क्या हो रहा है, वाई से आपको समझ में आएगा रीज़न क्या है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या होता है, कैसे होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस कर सकते हो आप हमेशा। ठीक है, वेयर से अपन को मिलेगी लोकेशन, कहाँ हो रहा है। वैन से मिलेगा टाइम। तो आपको देखा कि ये जो डब्ल्यूज है ना, ये अपने केस टेकिंग के टूल्स है, जो बेसिक के हैं, एकदम बेसिक। मतलब जिसको केस टेकिंग आज से जो सेकंड ईयर का बच्चा शुरू करेगा केस टेकिंग अपने घर पे, अपने कॉलेज के अंदर जिसकी क्लिनिक वो सीखने जा रहा है, वहाँ से वो केस टेकिंग इस तरीके से करेगा जो ये बिल्कुल बेसिक है। थोड़ी एडवांस केस टेकिंग कैसे होती है कि मैं अगर यहाँ पे लिख दूंगा एंगर, ये रेपर्टरी दिख रही है ना, तो जब मैं एंगर दिखूंगा यहाँ पर तो एक केस टेकिंग होती है देख कर पूछना, स्पेसिफिक ले जाना। एंगर व्हेन अक्यूज्ड, जब आपको अक्यूज किया जाए तब आप गुस्सा होते हो। एंगर आफ्टरनून, तो तुमको समझ में आएगा कि अच्छा एंगर ऐसा भी होता है कि सुबह कुछ होता है दोपहर के कुछ, तो तुम आफ्टरनून पहुंच गए। ये लीडिंग केस टेकिंग हो गई। आप डायरेक्ट पूछ सकते हो कि गुस्सा कब आता है। आफ्टरनून में आता है 11 दवाइयाँ। गुस्सा कब आता है? 3 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक आता है दोपहर के, तो इसमें 2 दवाइयाँ हैं। ऐसे करके जब आप एक देखते हो ना, तो रेपर्टरी की मदद से अपन केस टेकिंग करते हैं। तो जब आप कॉलेज में देखते हो कि अपने रेपर्टरी का डिपार्टमेंट का नाम है केस टेकिंग एंड रेपर्टरी, वो इसकी वजह से है। अल्टरनेटिंग विथ स्टीरिया, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, गुस्से के संग कुछ और चीज़ें होती हैं क्या, तो थोड़ी एडवांस की चीज़ है। अभी अपन बेसिक पे जुड़े रहते हैं, है ना। तो ये हो गया मेनली सर डब्ल्यूज। सर हेलो। जैसे ये जितने टूल्स बताए आपने सर, हाँ इसके बेसिस पे सर एक अपन केस देखेंगे तो थोड़ा ज्यादा मतलब। हाँ, मैं केस दिखाऊंगा आपको, उसका प्रॉपर जी केस सर, ठीक। दिखाऊंगा, मेरा खुद का केस दिखाऊंगा। उसके साथ ठीक है सर। में आपको फोटो के साथ दिखाऊंगा कि मैंने कैसे उसकी केस करते करते अपन अंदर गए। तो ये हो गए मेन जी सर। टूल्स। आवाज़ उसको म्यूट कर लो। हाँ, ये हो गए बेसिक केस टेकिंग के टूल्स के जिसमें आप पूछ सकते हो क्या हुआ कैसे हुआ। अब इनको कब यूज़ करना है, ऐसा तो नहीं है ना किसी ने पेट दर्द बोला और आपने सारे क्वेश्चन भड़ाम बम डाल दिए, नहीं। ठीक है, तो एक बेसिक लेवल्स के हिसाब से पहले अपन समझते हैं। लेवल्स ऑफ पेशेंट्स, levels of mm, levels of repertory, levels of drugs, levels of everything, ये सब जगह काम आते हैं। लेवल्स मतलब कि स्टेजेस, इसको भी आप ध्यान से लिख लेना। ठीक है, तो पहला स्टेज क्या है हमारा, नेम मतलब कि पैथोलॉजी मतलब कि डिजीज, कुछ भी, किस लिए पेशेंट चीफ कंप्लेंट लेके आया है। तो उसने बोला कि मेरे को लिवर सिरोसिस है, तो लिवर सिरोसिस हो गया। अब यहाँ पे आप बहुत सारी रेमेडीज़ निकाल सकते हो। मटेरिया मेडिका में अगर आप देखोगे तो लिवर सिरोसिस की 100 दवाइयाँ निकलेंगी। रेपर्टरी में देखोगे तो 100 के बाद आपकी रेपर्टरी में आ जाएंगी 500 दवाइयाँ। ठीक है, तो ऐसे करके आप मेडिसिन दोगे, हो सकता है काम करे, तुक्केबाजी में कर जाए, ना करे तो लाइको नक्स सब देते रहोगे। चलो इधर अपन नहीं जाएंगे। फिर थोड़ा सा अपन ने देखा कि फैक्ट्स, फैक्ट्स मतलब क्या है, जो फिजिकल्स हैं, जो रियल हैं, जो दिख रहे हैं। ठीक है, इनको आप इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, कैन नॉट इंटरप्रिट। क्या मॉडलिटीज़ उसके साथ। लिवर सिरोसिस की जो पैथोलॉजी थी वो लेवल 1 था, जहाँ पेशेंट ने सिर्फ इतना सा बोला, वो एलोपैथी के लिए इंपॉर्टेंट है। लेवल 2 थोड़ा और डीप गए तो वो लिवर सिरोसिस के संग एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मॉडलिटीज़, तो इसको अपन बोलेंगे कंप्लीट सिम्टम। कंप्लीट सिम्टम में सबको पता है कि एक होती है लोकेशन, कि जो भी उसको दिक्कत है वो कहाँ है। एक होता है सेंसेशन, सेंसेशन मतलब उसके सारे के सारे पेन टाइप कैरेक्टर एग्जैक्टली क्या क्या है उसको अपन लिखते हैं। एज इफ समवन इज ट्विस्टिंग माय इंटेस्टाइन्स, ऐसा उसने बोला तो ये सेंसेशन आ जाएगा। उसने बोला कि
बर्स्टिंग टाइप पेन होता है, तो ये बर्स्टिंग टाइप पेन हो जाएगा। उसने बोला कि ऐसा लगता है कि ड्राइंग पेन एक्सटेंडिंग टू शोल्डर, तो अपन वहाँ से अपन उसको टाइप कैरेक्टर एक्सटेंशन सेंसेशन के अंदर डालते हैं। फिर आता है अपना मॉडलिटीज़, जिसमें एक होता है एग्रावेशन, एक होता है एम्यूलेशन। तो सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए एग्रावेशन का मतलब वो दिक्कतें जिससे आपकी कंप्लेंट्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। और एम्यूलेशन का मतलब वो चीज़ें जिससे आपकी कंप्लेंट्स में आराम लगने लगता है, जैसे कि ठंडे पानी से आराम लगना, टाइम में आराम लगना, वेदर की मॉडलिटीज़, तो ये सब मॉडलिटीज़ होती हैं, ठीक है। ये हो गई आपकी। एक होती है लास्ट में आपकी कॉन्कोमिटेंट्स, ठीक है। कॉन्कोमिटेंट्स क्या होते हैं? ऐसी कंप्लेन जो मेरी बीमारी के साथ ही आती है, मेरी बीमारी के साथ ही चले जाती है, पर उसका और मेरी मेन कंप्लेंट का लेन देन दूर दूर तक नहीं है, सिर्फ उसका टाइम के साथ लेन देन है। मतलब अगर मैं हेमरॉइड्स में पेन हो रहा है मेरे रेक्टम के अंदर, तो मेरे घुटने के अंदर अलग से खिंचाव सा दर्द हो रहा है सिर्फ उसी समय जब मेरे रेक्टम में पेन हो रहा है। तो रेक्टम के अंदर का पेन जीआईटी के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर का कनेक्शन मेरे नी के अंदर की साइनोवियल मेम्ब्रेन से कोई फिजियोलॉजिकली कनेक्शन नहीं है, पर वो मेरा कंकोमिटेंट है जो मेरे साथ हो रहा है। मेरे घुटने का जब जब पेन होता है तब तब मेरे सर दर्द में होता है, मेरा सर दर्द करता है। तो सर दर्द का और घुटनों के दर्द में कोई कनेक्शन नहीं है, पर वो दोनों संग में होते हैं। तो कॉन्कोमिटेंट सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन आ जाती है इफ़ वो हमको जब भी केस के अंदर मिलेगा। नॉट 100% कोई सिम्टम सारे केसेस में नहीं मिलते हैं, पर अगर मिलता है हमको उसको लेना चाहिए। मैंने आपको कॉन्कोमिटेंट समझाया। तो ये आ गया आपका दो हिस्से पे। तो और एक है सबसे पहले इसका कॉज, दैट इज एलिमेंट्स फ्रॉम फिजिकल एलिमेंट्स से हुआ, एनवायरनमेंट से हुआ, इंजरी से हुआ, या फिर मेंटल चीज़ से। मेंटल कॉज क्या होगा? किसी ने डांट दिया, किसी ने चिल्ला दिया, वो डर गया, कोई बुरी न्यूज़ सुन ली, कोई शॉक हुआ। तो आपको ये दो लेवल समझ में आए। ये कहाँ तक जा रहे हैं हम? ये सिर्फ और सिर्फ फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी और जो सामने दिख रहा है, सिर्फ हम अभी तक यहीं पे ही हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी मेडिसिन हम एक्यूरेसी में जा सकते हैं कि अब मुझको जब एग्जैक्ट सिम्टम मिला डायोस्कोरिया का, जिसमें उसको पेन होता है एब्डोमेन में, ट्विस्टिंग पेन होता है, बेंडिंग बैकवर्ड में उसको आराम मिलता है, तो हम एटलीस्ट 4 सिम्टम्स हमारे पास एज अ की नोट आ गए हैं जहाँ पे हम उस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं और उस पेशेंट को आराम मिल सकता है। ये हो गया हमारा थोड़ा और डीपर। तो लेवल 1 लिवर सिरोसिस था, लेवल 2 में हमने उसको कंप्लीट सिम्टम बनाने की कोशिश करी क्वेश्चंस करके। तो लोकेशन का क्वेश्चन क्या था एग्जैक्टली? वेयर। सेंसेशन का मतलब क्या था? व्हाट, किस तरीके का पेन हो रहा है, कैसा पेन होता है, कहाँ जाता है, क्या होता है। व्हाट, हाउ, प्रोसेस समझ सकते हो। मॉडलिटीज़ में पूछ सकते हो विच, क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका ये जो पेट दर्द है ये बढ़ जाता है, कैसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको इसमें आराम लग जाता है, कहाँ आराम लगता है। तो अभी यहाँ पे आ गया जो अपन ने ऊपर पढ़ा, व्हाट, वाई, वेयर। और जो कॉज था वो था वाई, या तो हमें उसका रीज़न मालूम पड़ जाएगा या कॉज मालूम पड़ जाएगा, ये क्यों होता है, इस सर जब से लगी है तब से ऐसा होता है, ठीक है। और वैन से हमको यहाँ टाइम मॉडलिटीज़ में मिल जाएगी। तो ये सारे व्हाट, वैन, वेयर, हाउ, ये सब जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। तो इसको अपन को ये लेके नहीं चलना अगेन कि सर ने बोला वाई, विच, ये सब यूज़ करना है। ये नेचुरल चीज़ है, ये आर्ट है। ये समझाने के लिए था कि डब्ल्यूज को यूज़ कैसे करना है, कहाँ यूज़ करना है, और उससे अपन को मिलेगा क्या, ठीक है। क्या से क्या मिलेगा, कब से क्या मिलेगा, कैसे हुआ से क्या मिलेगा, किससे हुआ से क्या मिलेगा। हमको ये सिम्टम्स मिल जाएंगे, हम इससे मेडिसिन डिसाइड कर सकते हैं अगर हमारी मटीरियल मेडिका तो स्ट्रॉन्ग है। तो अब थोड़ा और डीप पे जाते हैं, दैट इज़ लेवल 3। लेवल 3 को आप लिख लीजिए। इसका लेवल का नाम है इमोशंस का लेवल, या फीलिंग्स का लेवल, या मेंटल्स का लेवल। मतलब कि उस बीमारी से मेंटली आप पे क्या क्या अफेक्शंस आते हैं, क्या क्या आप मेंटली अपने आप को उसमें बता पाते हो, कैसे आप मेंटल लाइफ को जी रहे हो। कि सर इसकी वजह से ना मैं परेशान हो चुका हूँ, इसकी वजह से जो मेरे को दर्द हो रहा है ना, या मेरी जो भी तकलीफ़ है, इसकी वजह से मेरे को इतना चिड़चिड़ी आती है। तो जो इसने चिड़चिड़ी बोली या उसने गुस्सा बोला, सर इसकी वजह से मैं दुखी हो चुकी हूँ। सर मैं जब से मेरी बहन के संग ये हुआ, या जब से मेरे दोस्त की मौत हुई, तब से मैं आज तक उभर नहीं पाया हूँ, और इसकी वजह से मैं कितनी तकलीफ़ों के संग जूझ रहा हूँ जो मुझे मालूम है। तो ये डिप्रेशन का केस हो या उसके अंदर कोई पैथोलॉजी मैनिफेस्टेशन कर ली हो, थोड़ा हम डीप लेवल पे गए। तो कई बार क्या होता है, लोग इसको छोड़ देते हैं
इमोशंस, मेंटल्स को छोड़ देते हैं और सिर्फ इन लेवल 1 और 2 पे ही मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, बिकॉज उनको उस हिसाब से केस टेकिंग करनी है, उस हिसाब से क्लिनिक चलाना है जहाँ पे वो एलोपैथिक की तरह दिखें या एलोपैथी से कम्पीट करें। कि अगर एक एलोपैथिक MBBS डॉक्टर 50 केस दिन में देखता है तो मैं भी देखूंगा, मैं नहीं लूँगा मेंटल, मुझे नहीं जानना इसका मेंटल। जो सामने है, जो सटीक है, जो क्रिएट सामने दिख रहा है, मैं सिर्फ इसी पे प्रिस्क्राइब करूँगा। इट्स ऑल योर चॉइस। मैं थोड़ा इसके बारे में बताऊंगा इसके पूरे लेवल्स खत्म होने के बाद कि क्या सही है, क्या गलत है और कब क्या यूज़ करना चाहिए। तो लेवल 4 हमने समझा कि इमोशंस था, उस बीमारी को लेके भी हो सकता है, इवन पैथोलॉजी नहीं आई है तो भी उसके मेंटल लेवल्स पे आप जा सकते हो। किस लिए आया है, मेंटल डिसीज़ के लिए लेके आया, पागलपन की डिसीज़ के लिए लेके आया, या घुटने की दिक्कतें इतनी हो गई हैं कि वो चल नहीं पाता, तो अंदर से ऐसा फील करता है कि मैं क्या ना कर दूँ, मैं मूव नहीं कर पा रहा, मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ, मैं चिड़चिड़ा हो चुका हूँ, मेरे को गुस्सा आने लग गया है, मैं किसी को भी देखता हूँ उसको चाटा मारने का मन करता है, कोई को जान से ले लूँ, मैं किसी की हत्या कर लूँ या खुद मर जाऊँ। कितने मेंटल सिम्टम्स दिए, सुसाइड, होमिसाइड, किल डिज़ायर फॉर, कितने सारे, तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं उनको। लेवल 4 थोड़ा और डीप हो जाता है जो माइंड से भी थोड़े और आगे है। एक मिनट, हाँ, एक सेकंड। एक थोड़ा माइंड से और एक स्टेज ऊपर जाके डिल्यूजन्स का लेवल आता है, जहाँ पे डिल्यूजन्स की मैं प्रॉपर एक क्लास लूँगा, पर एक सुपरफिशियल आइडिया दे देता हूँ कि जो भी मैं हूँ, तुम 20-25 लोग हो, या जितने भी इस दुनिया में सब लोग जो जी रहे हैं, सब डिल्यूशनल हैं, ठीक है। सब एक परसेप्शन से जी रहे हैं कि अगर आर्सेनिक का पेशेंट है कोई, या आर्सेनिक का तुम लोगों में से कोई भी होगा, तो वो लाइफ टाइम, जब तक उसको दवाई नहीं देंगे अपन होम्योपैथी, लाइफ टाइम यही सोचेगा कि मुझे कोई ना कोई मेरे को चुराएगा, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, कोई ना कोई मुझको, मेरे पैसे को चुरा के ले जाएगा, जो भी मैंने वेल्थ इकट्ठी कर रखी है उन सब को लेके चले जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, क्या ये फैक्ट है? क्या आप 25-30 साल से हो, क्या आपके घर में रोज़ चोरियाँ हुई हैं? नहीं। पर अगर आप आर्सेनिक हो तो आप पूरे दिन अलर्ट रहोगे, पूरे दिन ये सोचोगे कि जितना भी पैसा मैंने इकट्ठा करके रखा है मेरी ज़िंदगी में, मैंने जितनी भी दौलत इकट्ठी कर रखी है, कोई इसको एक दिन ले जाएगा, कोई इसको बर्बाद कर देगा। जितना भी मैंने इसको पूरा जो बनाया है ना इस घर को, कोई एक दिन इसको बर्बाद कर देगा, ठीक है। ये क्या है? ये डिल्यूजन है, एक फिक्स्ड, फर्म, कड़क भरोसा है मेरी इस सोच को कि ऐसा होगा। जिस दिन होगा उस दिन मैं सेटिस्फाई करूंगा अपने डिल्यूजन को कि वाह देखो देखो चोरी हुई, मैं बोलता था रोज, तुमने मेरी बात ही नहीं मानी, मैं सच बोल रहा हूँ। जिस दिन हुआ वो सिचुएशन थी, उसी सिचुएशन को लाइफ टाइम तक जीना, रोज जीना, उसके लिए परेशान होना, उसकी वजह से उस एंग्जाइटी जो होगी दिमाग के अंदर, उस एंग्जाइटी की वजह से अपनी बीमारी क्रिएट कर देना, पैथोलॉजी को, ये डिल्यूजन है। तो जो आर्सेनिक ने क्या करा, डिल्यूजन, कोई उसको चोरी कर लेगा, डिल्यूजन, दुनिया गंदी है, सब कंटामिनेटेड है, जितना जिधर भी मैं हाथ लगा रहा हूँ ना, यहाँ हाथ लगाया अगर दीवार पे, तो इस दीवार पे कीड़े लगे थे, मकोड़े लगे थे, मेरा बेड पे कीड़े लगे हैं, मकोड़े लगे हैं, वो गंदा है, वो साफ करना है। वो कंटामिनेशन का जो डिल्यूजन है उससे ही जीता रहता है, और ये डिल्यूजन एंग्जाइटी क्रिएट करता है। तो देखो एंग्जाइटी कहाँ आएगी, मेंटल लेवल पे। डिल्यूजन क्या था, कंटामिनेटेड ईज। तो डिल्यूजन कंटामिनेटेड से क्या हुआ, एंग्जाइटी जनरेट हुई लेवल 3 पे। जब एंग्जाइटी जनरेट हुई लेवल 3 पे, तो यहाँ पे उसको कॉज हुआ, कोई भी मान लो कोल्ड ड्रिंक का, 20 लोग कोल्ड ड्रिंक पिए, पर उसको लगा कि ये जो कोल्ड ड्रिंक मैंने रास्ते में पी है, भैरूनाथ की फालूदा खाया है मैंने, ठंडा वाला, कोल्ड वाला, ये अनहाइजीनिक तरीके से बनाया गया था, और उसके बाद उसको डायरिया हो गया। उसका डायरिया क्या था, वाटरी स्टूल्स का डायरिया था, ठीक है, कोलेरा टाइप था। उसके डायरिया के बाद उसको प्रोस्टेशन भी आ गया। तो प्रोस्टेशन आया, वाटरी स्टूल डायरिया था, कोल्ड ड्रिंक के बाद कॉज था, एंग्जाइटी चल रही थी, और डेल्यूशन ये था। तो ऐसे करके उसने क्या नेम पैथोलॉजी क्या बनाया आगे तक, सब लोग मुझे बताओ क्या बनाया इसने पैथोलॉजी।
क्या पैथोलॉजी का नाम क्या दोगे उसमें? बस सिंपल जो आप लिखोगे, कंप्लेन ऑफ डायरिया या कंप्लेन ऑफ कोलेरा, या हो सकता है कुछ और एंजाइटी की बस दिक्कत रहे, हो सकता है फिजिकल मैनिफेस्टेशंस ना आए, वो प्रॉपर एंजाइटी में जी रहा हो, साइकोटिक बीमारी बन जाए। तो डिल्यूजन को मैं मोटा मोटा भी एक आइडिया के लिए समझा पाया ना। डिल्यूजन हमारा परसेप्शन है जिससे हम रोज जीते हैं। तो जब आप डीप केसिंग और अच्छी कर सकते हो, जब आप क्वेश्चंस पुट कर सकते हो थर्ड लेवल के और डीप जाके, तब आपको डिल्यूजन के लेवल चीज़ें मिलती हैं। ये कब होगा? जब आपको डिल्यूजन्स की नॉलेज होगी, उसके रूब्रिक्स पता होंगे या रेमेडी के अंदर के डिल्यूजन्स पता होंगे, तो आप समझ जाओगे कि दिस इज अ डिल्यूजन। एक ही इंसान 20 जगह पे एक ही सिचुएशन के साथ जिएगा ना कि मैं गरीब हो जाऊंगा, मैं गरीब हो जाऊंगा, तो डिल्यूजन पुअर ही आएगा। वो अमीर है, फॉर एग्जाम्पल मैं अमीर हूँ मान लो, नहीं हूँ लेकिन मैं हूँ अगर, तो मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास बैंक के अंदर 5 लाख रुपए भी हैं तो वेरी गुड, 5 लाख बैंक में रहना बहुत बड़ी बात है। पर मैं क्या कर रहा हूँ, सब जगह जाके कंजूसी कर रहा हूँ। मैं अगर अभी होटल पे खाना खाने गया तो मैं मसाला पापड़ नहीं मंगाऊंगा कि अरे यार वो 25 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, ऐसे ही खा लेता हूँ। तो मेरी हरकतें एवराइज में आ जाएंगी। ठीक है, तो डिल्यूजन पुअर ही इज, वो गरीब सोच रहा है अपने आप को, इवन तो अमीर है वो कंजूसी कर रहा है, डिल्यूजन्स में जी रहा है कि मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरे पैसे कम हो जाएंगे। ऐसे करके डिल्यूजन पुअर, डिल्यूजन इंजरी विल रिसीव, ऐसे बहुत सारे हैं। हम पूरी एक 2 घंटे की क्लास उसी को लेंगे जहाँ पे हम उन पूरे के पूरे रूब्रिक्स को या उसको समझेंगे और रेमेडीज़ के अंदर भी समझेंगे जब हम रेमेडीज़ पढ़ेंगे। तो इसके आगे आता है सेंसेशन। सेंसेशन एक डीप, एक सेंसेस हैं जो तुम और मैं, हर एक इंसान कभी ना कभी फील करता है, पर उसको हम कभी भी बता नहीं पाते अपने मुंह से, कॉन्शियसली कभी हम समझा नहीं पाते कि वो एकदम गंदी सी फीलिंग, जो अजीब सी चीज़ आई थी, जो बहुत ही अजीब सी थी, वो क्या थी। पर जब हम उस लेवल पे पेशेंट को लेके जाते हैं, एंड ट्रस्ट मी, मैं केस टेकिंग में कई बार लेके गया हूँ उन लोगों को, और उनसे जो चीज़ें मिली हैं, उनसे जो शब्द मिले हैं, उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प होती है पेशेंट को समझने में कि इसकी रियल रेमेडी क्या थी। ये थोड़ा एडवांस है, इसको सेंसेशन मेथड की तरह समझ लो। सेंसेशन में ब्रिटल फील बोलेगा कि मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बहुत ही नाजुक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं टूट जाऊँगा। तो डिल्यूजन्स इस सेंसेशन से क्या बने? डिल्यूजन ब्रिटल ही इज। तो वहाँ से फीलिंग क्या आई? फीलिंग ऑफ वीकनेस। तो ये लेवल 5 देख रहे हो, लेवल 5 से लेवल 4 गए, लेवल 4 से लेवल 3 गए, और ऐसे करते करते वहाँ पे एक पैथोलॉजी जनरेट हुई। तो ये हो गया सेंसेशन मेथड का, या सेंसेशन लेवल मान लो इसको, थोड़ा डीप लेवल। 6th लेवल होता है एनर्जी लेवल, और 7th लेवल होता है विटनेस। इन 2 लेवल के बारे में मैं आपको एक जनरल आइडिया दे देता हूँ। एनर्जी लेवल वो होता है जहाँ पर आपका सेंसेशन ही बना, मतलब जो सेंसेशन ऐसे नहीं आया, वो एक एनर्जी से आया जो आपके अंदर थी, आपके मेरे हर पेशेंट के अंदर थी। वो एनर्जी ने सेंसेशन बनाया, वो एनर्जी हमारी सोल है, हमारी वाइटल फोर्स है। तो ये सबसे डीपेस्ट लेवल है एनर्जी। विटनेस एक ऐसा लेवल है जहाँ पे आप सेल्फ अवेयर हो जाते हो, जहाँ पे आप देखते हो, उसको विटनेस करते हो, उस लेवल को, उस एनर्जी को फॉर्म होते हुए। समझो एक कैनवास है, एक सफ़ेद पेपर है जिस पर पेंटिंग करते हैं ना, विटनेस वो है जब उस पर पेंट होगा, वो एनर्जी है। जब वो पेंटिंग थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी, वो सेंसेशन बनाएगी, वो सेंसेशन थोड़ा और कंप्लीट हो जाएगा, वो डिल्यूजन बनाएगा, वो डिल्यूजन थोड़ा और कंप्लीट हो जाएगा तो इमोशंस बनाएगा, जब वो इमोशंस थोड़े और कंप्लीट हो जाएंगे तब वो पैथोलॉजी और ऐसे करके बीमारी लाएंगे। तो हमारी जो प्रूविंग होती है ना, वो प्रूविंग यहाँ तक होती है, डिल्यूजन्स तक। सर एक बार ये वाले सीक्वेंस हाँ, प्लीज। बताता हूँ। तो मैं थोड़ा इसको, इस चीज़ों को लिख लेना, इस चीज़ को क्या, कि जो प्रूविंग है हमारे मटेरिया मेडिका के अंदर, या हमारे पायनियर्स ने जितनी भी प्रूविंग करी है ना, मटेरिया मेडिका, प्यूरा, हैनेमन की, या कोई की भी, वहाँ पे यहाँ टॉक्सिकोलॉजिकल रहती है प्रूविंग, यहाँ डायनामिक प्रूविंग आ जाती है जहाँ मॉडलिटीज़ और सब चीज़ें आती हैं, इमोशंस की चीज़ें आती हैं, या डिल्यूजन्स की, ये हमारी डायनामिक प्रूविंग से आती है। और जो पैथोलॉजी है ये क्लिनिकल प्रूविंग से आती है। मैं इसको नीचे लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो लेवल जो 1 है वो क्लिनिकल प्रूविंग होती है एंड टॉक्सिकोलॉजिकल प्रूविंग, जो हमारे लिटरेचर के अंदर दी है। और लेवल 2 से लेकर 4 तक जो प्रूविंग होती है वो ड्रग डायनामिक प्रूविंग्स लिखी होती है ना। तो यहाँ पे हम लोगों के पास रूब्रिक्स है, मटेरिया मेडिका है, तो हम यहाँ से हम मटेरिया मेडिका से मैच कर लेते हैं कि सामने वाला क्या है। सेंसेशन की प्रूविंग्स जो होती हैं वो अपने कंबाइन होती हैं, क्लिनिकल प्रूविंग्स प्लस लाइव मटेरिया मेडिका प्लस
प्रूविंग्स के दौरान उस नॉलेज को रखना कि सेंसेशन क्या है, जो डॉक्टर शंकरन सर एंड जो बॉम्बे ग्रुप ऑफ स्कूल है या बॉम्बे होम्योपैथिक स्कूल है, ये यहाँ तक करते हैं। तो इनकी प्रूविंग कहीं पे विटनेस ये वो नहीं होती है। 6th एंड 7th जो लेवल्स हैं, इनका कहीं पे कोई प्रूविंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लाइव केसेस के अंदर देखा जाता है। हैंड जेस्चर्स, यहाँ पे जेस्चर्स आ जाते हैं, यहाँ पे आपके मुंह से आवाज़ें निकलती हैं। अगर आपको मेरा मुंह दिख रहा हो, मैं इसको पिन कर देता हूँ, तो आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा कि ये दिखता कैसा है ना। तो ये देख रहे हो, मेरे जेस्चर देख रहे हो, जो मैं कर रहा हूँ, मैं कुछ भी बोल नहीं रहा हूँ, मैं कोई सेंसेशन बोल नहीं रहा हूँ, मैं अपने हाथों से ऐसे बता रहा हूँ कि ऐसा, ये ऐसा ऐसा होता है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ? मैं पागल हूँ क्या? ये नॉर्मल लोग जो सिर्फ और सिर्फ माइग्रेन के लिए आए थे ना, वो भी ऐसा करने लग जाते हैं। जब अपन केस को अंदर ले जाते हैं ना उनकी रियल रेमेडी तक, उनके अंदर का जो रियल रेमेडी है वो बाहर निकल कर इस तरीके से आती है, जेस्चर्स की तरफ से एनर्जी दिखाती है वो। कई बार कुछ केसेस आपको लाइव देखोगे, अब से कल से आपकी अब वो आंखें खुलेगी। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको वो आंखें दे रहा हूँ जिससे आप वो देखने लगो, क्योंकि वो एक कहावत है कि वॉट यू सी दैट यू बिलीव। अभी तक अगर आपको डिल्यूजन्स पता नहीं थे तो वो दिखेंगे नहीं, और आप उसको देखोगे भी नहीं। वो बोलते रहेगा पर आप इसको इग्नोर कर दोगे, पर जब आपको दिखने लग जाएंगे तब आप उसको मानने लगोगे। तो जब आपको अब एनर्जी जेस्चर्स दिखेंगे ना, हैंड जेस्चर्स, फेशियल जेस्चर्स या एनर्जी पैटर्न, कभी भी हाथ पैरों को ज़्यादा इंटेंसिटी वो हिलाएगा बताएगा ना, तो आप समझोगे कि दिस इज़ द एनर्जी पैटर्न। पर क्योंकि हम एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट्स को देखते रहते हैं, इसलिए हम कभी उसको देखते नहीं और इग्नोर कर देते हैं। और इग्नोर करना भी चाहिए। शुरुआत के केसेस में इन सब चीज़ों पे मत जाओ। ये सिर्फ क्योंकि मुझे आपको पूरा केस टेकिंग को समझाना है, इसलिए मैंने इन तीनों को चीज़ों को बताया था। तो विटनेस एक सफ़ेद कागज़ है, एक सफ़ेद कैनवास है, पेंटिंग वालों को समझ में आएगा वो। तो ये एक कैनवास है ना, ये सफ़ेद एक कैनवास। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इधर एक डॉट बनाया, तो दिस इज़ एनर्जी। तो ये लेवल 7 था विटनेस का, पर वो सेल्फ अवेयरनेस पे आएगा। लेवल 6 था कैनवास, यहाँ पे मैंने एक डॉट बनाया, इस डॉट से मैंने कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। ये मेरी एनर्जी है। इस एनर्जी ने क्या करा, एक सेंसेशन बनाया जो लेवल 5 पे आया। उस सेंसेशन से मेरे अंदर एक डिल्यूजन बना, वो 4th आया। उस 4th सेंसेशन से, डिल्यूजन से मेरे अंदर की एंग्जाइटी बनी। तो जो ऐसे करके हाथ पैर और ऐसे करके बनाना, दिस इज आवर ड्रग पिक्चर। ये है ड्रग पिक्चर इन द होल एसेंस। समझ में आया? ये डीपी है। तो ऐसे करके पूरे लेवल्स होम्योपैथी के यहाँ तक जा चुके हैं। ये एडवांसमेंट है, लेकिन हम पहला महीना सिर्फ और सिर्फ यहाँ तक ही पढ़ेंगे। मैं आपको इसके आगे पहले महीने नहीं लेके जाऊँगा। किसके आगे? लेवल 4 के आगे। लेवल 3 तक ही जाएंगे। लेवल 4 की हम रेमेडीज़ पढ़ेंगे, तब मैं आपको इसको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, डिल्यूजन्स और अच्छे से क्लियर होगा। तो जहाँ तक है, जिसका डाउट था कि सर एक बार सीक्वेंस बताओ, वो मैंने बता दिया। ये आप लिखते जाना। हाँ, ये आप लिखते जाना। ये क्योंकि मैं नोटपैड में लिख रहा हूँ, इनको कहीं सेव नहीं कर रहा समझाने के लिए। तो लेवल 1 से लेकर लेवल 7 तक आपको केस टेकिंग के एरियाज मिल गए। तो मैं कहाँ तक केस टेकिंग करनी है, अब थोड़ा सा समझाता हूँ। कलकत्ता मेथड जो होता है, या फिर अपना जितना भी वेस्ट बंगाल साइड जितना भी मेथड है, वो मेनली फिजिकल्स के ऊपर है। ठीक है, मैं वहाँ पे 1 महीने था, मैंने देखा है बहुत सारे डॉक्टर्स को। वहाँ के डॉक्टर्स भी यहाँ पे पढ़ाते भी हैं, डॉक्टर धानेपर एंड वो मुंबई में। तो मुंबई स्कूल जो है या फिर दूसरा स्कूल, ये दोनों चीज़ें देखते हैं, पर मोर टुवर्ड्स मेंटल्स, जो हैनेमन ने बोला। कलकत्ता में मेनली फिजिकल्स देखते हैं। तो क्या होगा, कलकत्ता जितने भी डॉक्टर्स हैं ना, वो लेवल 1 एंड लेवल 2, बस इसके आगे कम जाते हैं। मैक्सिमम लेवल 1 एंड 2 पे रेमेडीज प्रिस्क्राइब करते हैं, विच कैन बी रेयर रेमेडी, विच कैन बी ऑर्गेनो स्पेसिफिक रेमेडी। एंड लेवल 3 के आगे जाते हैं सेगल का मेथड, या इसका कैंट का मेथड, या हमारे सेंसेशन का मेथड, शंकरन का, या दूसरे डॉक्टर्स का। ये अलग अलग स्कूल्स अलग अलग मेथड अपनाते हैं ये लेवल्स। अब नाउ यू हैव टू डिसाइड कौन सा लेवल है। तो लेवल सही क्या होता है हमारा, पाँचों के पाँचों लेवल्स जितने भी हैं, वो हम केस को डिफेंड करेगा। केस अगर कोई आया गांव वाला, जो हमको नहीं बता रहा, जो हमको पूरे सिम्टम्स नहीं दे पा रहा, वो नहीं है उतने डीप एक्सपीरियंस लेवल पे, तो आप उसको उस पर ठीक करो। यदि कोई आता है जो आगे से बोल रहा है, मेरे को घबराहट होती है, मेरे को ये होता है, मेरे को वो होता है, लेकिन क्या होता है, हम अपनी दिमाग में मान के और ठान के बैठ जाते हैं कि नहीं, हम तो उसको
फिजिकल्स पे देखेंगे तो कलकत्ता मेथड में एक ये लिमिटेशन थी कि वहाँ पे मेरे सामने पेशेंट बोल रहा कि मैं बहुत दुखी हूँ मैडम, मेरे को बहुत बहुत रोना आता है, और मैडम को क्योंकि माइंड आता नहीं था, क्योंकि उन्होंने खुद ही बताया था, तो उन्होंने फिजिकल्स पे उसको रेमेडी दी और वो 4 महीने से देते आ रहे हैं, पर उसको आराम नहीं लग रहा। पर क्योंकि 5 रुपये में ट्रीटमेंट होता है तो वो कहीं जा नहीं सकती क्योंकि गरीब है। तो ये एक लिमिटेशन वहाँ के लोगों में होती है जो आप लोगों को नहीं लेनी है। आप लोग होम्योपैथिक हो, सब आपके वेपन्स हैं, सारे आप ही की चीज़ें हैं, तो आप ही को उसको यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये WWW वाला पार्ट हो गया हमारा, लेवल्स वाला पार्ट हो गया। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि एग्जैक्टली हमको केस टेकिंग में और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एलिमेंट्स फ्रॉम, तो एलिमेंट्स फ्रॉम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एफोरिज्म नंबर 6 को अगर आप देखोगे तो उसमें ऐसा बताया था अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर वाले एफोरिज्म में कि हमको सिर्फ डिविएटेड स्टेज देखनी है, डिविएटेड, चेंज्ड या अल्टर्ड स्टेट। कब से पेशेंट बीमार हुआ, अभी तक मैं ठीक था, मैं एकदम से क्या हुआ, बारिश में भीग गया, और बारिश में भीगने के बाद मेरे को जुकाम हो गया। तो मैं कब तक ठीक था और कब के बाद में बीमार पड़ा, बारिश में भीगने के बाद। बारिश में 200 लोग भीगे पर मैं बीमार पड़ा, मतलब मेरी वाइटल फोर्स डिरेंज्ड थी। तो जब वाइटल फोर्स डिरेंज्ड थी तो जिस स्टेट के बाद आप बीमार पड़े वहां आ जाता है आपका कॉज। तो एफोरिज्म नंबर 5 के यूज करेंगे। एफोरिज्म नंबर 5 क्या बोलता है, मैं आपको यहाँ पे पढ़ के दिखा देता हूँ कि एक्साइटिंग प्रोबेबल कॉज, ये ऑर्गेनल, सॉरी, एक्साइटिंग कॉज जो होते हैं ना, प्रोबेबल, मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज, हमको वो देखने हैं। एफोरिज्म नंबर 5 ये बताता है, ठीक है, कि जो एक्यूट का केस आया है उस एक्यूट केस के अंदर हमने क्या देखा, सबसे ज़्यादा पहला एक्साइटिंग कॉज क्या था, और क्रॉनिक केस के अंदर ये रहा, इन ए केस ऑफ सडन डिरेंजमेंट ऑफ द स्टोमक, ये फुटनोट है, एक सेकेंड, ये देखो क्या लिखा है, useful to the physician in assisting him to cure are the particulars of the most probable exciting cause of the acute disease। कि मैं जब acutely भीगा तो most probable exciting cause क्या था मेरे पास, वो मैं केस टेकिंग में पता करूंगा। एंड ऑल्सो मोस्ट सिग्निफिकेंट क्या था पूरी हिस्ट्री में क्रॉनिक डिजीज के अंदर, मतलब फंडामेंटल कॉज, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस या कुछ और। तो एक्यूट के केस के अंदर कॉज ये हमको समझना पड़ेगा, ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल एक्साइटिंग कॉज। तो जब हम ये देखेंगे कि वेट, वेदर, एग्रावेशन या एलिमेंट्स आफ्टर गेटिंग वेट, इस तरीके के जो रूब्रिक्स होते हैं वो उसको हम लेंगे, उसकी रेमेडीज़ को देखेंगे, और उसके बाद क्या हुआ, कोराइजा हुआ, मॉर्निंग में हुआ, स्नीजिंग के साथ हुआ, किस तरीके का हुआ, वो सिम्टम्स को समझेंगे। तो ये क्या हो गया, एक केस टेकिंग जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस रखनी है एक्यूट्स के अंदर कि क्या उसको कॉज आया, दैट इज एलिमेंट्स फ्रॉम। तो क्या हुआ, कॉज और इफेक्ट, ये दो चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कॉज हो जाता है हमेशा एलिमेंट्स फ्रॉम या फिर आफ्टर, और इफेक्ट होता है जो भी उसकी चीफ कंप्लेंट आई उस समय के लिए एक्यूट के अंदर। और फिर कंप्लीट सिम्टम को मैंने आपको बता दिया, हमें सारे सिम्टम्स को कंप्लीट सिम्टम बनाना है, मोर श्योरिटी, मोर एकदम एंकर बनाने के लिए कि हाँ यही हमारी एग्जैक्टली सही सही दवाई है। ठीक, अब लेवल्स की बात कर दी, इंडिविजुअलिस्टिक रिएक्शंस और एंट्री पॉइंट्स की बात करेंगे अब केस टेकिंग के अंदर ना। तो मैं आपको एक केस बताता हूँ, ठीक है, मेरा एक केस, मैं आपको उसको मुंह से बोल के बताऊंगा और फोटोज में ग्रुप पे डाल दूंगा कुछ टाइम में। जैसे मेरे पास एक केस है यहाँ पे, medicines। ठीक है, अभी सब लोगों को प्रेजेंटेशन दिख रही है, हेलो।
यस सर। हाँ, यस सर। तो क्या था, एक डायबिटीज़ का केस आया था, ठीक है, 48 का था, मैं यहाँ पे लिख के जाऊँगा इसको, ठीक है। तो 48 मेल डायबिटिक का पेशेंट था, और ये डायबिटीज़ के पेशेंट ने क्या किया था कि 1 साल या 2 साल पहले, 1 से 2 साल के अंदर अंदर इसकी डायबिटीज़ आई थी, HbA1c ऑफ कोर्स इसका बहुत ज़्यादा हाई था। एंड मैं तुमको मेन केस टेकिंग की स्थिति बता देता हूँ, ठीक है, केस प्रेजेंटेशन की ज़रूरत नहीं है। तो अपन अगर सुपरफिशियल देखते तो लेवल 1 में पेशेंट ने ये सब बोला कि सर मेरे को ना डायबिटीज़ है, मीठा खाने से दिक्कत हो जाती है, चाय पीने से दिक्कत हो जाती है, चक्कर आने लगते हैं खड़े होता हूँ तो, दीज आर ऑल कॉमन सिम्टम्स, ठीक है, चक्कर आना, मीठा खाने से डायबिटीज़ बढ़ जाना। तो हमने क्या किया, कॉमन सिम्टम्स को हटा दिया। मेन लेवल 1 क्या था, डायबिटीज़ मेलाइटस। लेवल 2 क्या था, उसके संग उसको क्या क्या और चीज़ें हैं, उसका लोकेशन, सेंसेशन, कॉन्कोमिटेंट्स, मोडलिटीज़ क्या हैं। तो उसके अंदर क्या निकला कि उसकी जो मेन एक्सट्रीमिटीज़ हैं हाथ पैरों में सर, ढीलापन बहुत है। कमज़ोरी इज़ वेरी नॉर्मल, पर ढीलापन इज़ कुछ थोड़ा अलग। कड़कनेस, ढीलापन क्या होता है, सुन्नपन भी होता है सर, तो नंबनेस भी था। हाथों में ऐसा लगता है कि कुछ कुछ अजीब से है ना, ऐसा सुन सुन सा चलता रहता है। सुन सुन का थोड़ा सा मतलब समझ में आया, थोड़ा पूछा मैंने कहा थोड़ा सुन सुन का मतलब समझाइए क्या होता है सुन सुन। तो अब एक लर्निंग यहाँ पे लिख लेना, लर्निंग में क्या है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, केस टेकिंग शुरू करने के टाइम पे ही जब पेशेंट बोले, कुछ भी सिम्टम्स पेशेंट बोलेगा, ये लर्निंग है। आस्क वॉट एवर ही सेज, apply that same word or same sentence again back to him or her। मतलब जो भी उसने शब्द बोले, जो भी उसने वर्ड्स बोले, लाइक ढीला, सुन्नपन, या फिर कुछ अजीब सा, तो ये कुछ अजीब सा ही तो चाहिए, ये स्ट्रेंज क्या है, ये कुछ अजीब सा क्या है, यही तो चाहिए भैया। थैंक यू सो मच। अभी क्या होता, अभी और कॉलेज में आप केस लोगे तो ढीला लिख दोगे, सुन्नपन लिख दोगे, कुछ होशियार होंगे जो उसको नमनेस लिख देंगे, पर क्या होगा, वो अजीब सा जो था ना वो वहीं छूट गया। तो आपको हमेशा पूछना है कि थोड़ा सा इसको बारे में बताओ ना, थोड़ा सा बताओ ना, प्यार से पूछना है, ये क्या है, मतलब ये क्या है ढीलापन, मतलब समझाओ ना उसको क्या है। तो वो ढीलापन बताएगा। तो ये क्या था, वॉट। वॉट मतलब सेंसेशन बताओ, सेंसेशन मतलब क्या, एक्सपीरियंस, अनुभव, क्या होता है वो। तो थोड़ा बताओ ना क्या है ये ढीलापन। वो जैसे ही बताएगा, ढीलापन मतलब ऐसा लगता है ना कि हाथ सुन पड़ गया है, हाथ सुन पड़ गया है, ये बोला। हाथ सुन पड़ गया है कहाँ से, ढीला से हम देखा कि हाथ सुन पड़ गया। थोड़ा और बताओ ना। तो अब 2 क्वेश्चन हमेशा याद रखना, डिस्क्राइब मोर और टेल मी मोर अबाउट इट। मतलब थोड़ा और बताओ ना क्या है ये, टेल मी मोर अबाउट इट, डिस्क्राइब मोर। हाथ सुन पड़ गया मतलब क्या, मतलब ऐसा लगता है ना कि हाथ में दम ही नहीं बची, दम ही नहीं बची, मतलब थोड़ा और बताओ। अरे ऐसा लगता है कि, अब देखो, ऐसा लगता है, कहाँ पे आ गए हम, एज इफ पे आ गए। ढीला से हाथ सुन पड़ गए, हाथ सुन पड़ गए से दम ही नहीं बची, और ऐसा लगता है कि बस एज इफ, ऐसा लगता है कि हाथ इतना कमज़ोर है कि वो टूट जाएगा। तो ढीलापन, हाथ सुन पड़ गया, दम ही नहीं बची, ऐसा लगता है कि हाथ कमज़ोर टूट। तो ये को यहाँ पे क्या आ गया, डिल्यूजन, ब्रिटल ईज। अब डिल्यूजन क्यों बोला मैंने, क्या रियलिटी में उसका हाथ इतना कमज़ोर है कि वो टूट जाएगा। रियलिटी में नहीं हाथ, नहीं सर। रियलिटी में हाथ टूटने का मतलब क्या होता है, या तो मैं एक स्वॉर्ड से उसका हाथ काट दूं, या मैं हथौड़े से उसको मारूं, तब जाके उसका हाथ 2 टुकड़ों में कर पाऊंगा, मैं पिचकाऊंगा, मांस को खींचूंगा। पर क्या रियलिटी में इतना कमज़ोर हो जाएगा उसका हाथ कि वो टूट जाएगा। तो ये क्या है, एक वहम है जो उसको पहुंच गया है सेंसेशन की वजह से, सेंसेशन ऑफ ब्रिटलनेस। तो ये समझा तुमने थूजा का समय कैसा होता है। तो सेंसेशन से, एक सेंसेशन था उसको ब्रिटलनेस का, जिसकी वजह से वहाँ डिल्यूजन्स बना, उसको यकीन करवाया उसके सेंसेशन ने कि यस तुम कमज़ोर है, और वहाँ से वीकनेस उसको फिजिकली मैनिफेस्टेशन में आई, जंप कर गई, लेवल 3 पे ना होती है लेवल 2 पे आ गई, और वहाँ से डायबिटीज़ की फीलिंग आई। तो ऐसे करके आपने समझा कि ओके, तो ठीक है, आपने क्या करा, सिर्फ एक वर्ड पकड़ा था ढीला, और ढीले से आप सुनपन पे आए, सुनपन से कुछ अजीब पे आए, दम ही नहीं बची पे आए, और ऐसा। तो ये लोगों को लगता है कि 1 घंटे की प्रोसेस है, बल्कि ये आ गया था 15 मिनट्स में। अब देख लो भैया तुम 15 मिनट के अंदर, 15-15 मिनट में सारे पेशेंट।
पर अगर आपको सही रेमेडी देनी है तो एटलीस्ट थोड़ा समय देना पड़ेगा। हैनेमन ने नहीं कहीं लिखा, हैनेमन ने कहीं भी नहीं लिखा, मुझे एफोरिज्म दिखाओ एक कोई जिसमें हैनेमन ने लिखा हो कि जो पेशेंट 10 साल में आया है, 2 साल में, 5 साल की दिक्कतें लेके आया है, आपको उसको 2 से 5 मिनट के अंदर देख के फ्री करना है। हैनेमन ने कहीं नहीं लिखा कि सिर्फ फिजिकल्स पे आपको प्रिस्क्राइब करना है। हैनेमन ने लिखा है कि आपको टोटालिटी पे करना है प्रिस्क्राइब। उसके फिजिकल्स भी लेने हैं, तो फिजिकल्स देखो कहाँ पे थे, लेवल 1 एंड 2 पे थे, और इमोशंस या मेंटल्स कहाँ पे थे, लेवल 3 एंड 4 पे। तेल लगा गया सेंसेशन, बाढ़ में जाने दो सेंसेशन को, एडवांस मत जाओ, तुम तो मटेरिया मेडिका पे रुको। सिर्फ यही मटेरिया मेडिका 4 लेवल में डिवाइडेड है, मैं तुम्हें समझाऊंगा मटेरियल क्लास के अंदर। तो देखो तुम कितने अच्छे से 5-10 मिनट में पहुंच गए। अगर पेशेंट नहीं था, वो पेशेंट नहीं बोल रहा था, तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा नॉर्मल केस टेकिंग है वैसा करते, ठीक है। तो ये समझ में आया तुमको इंपॉर्टेंस इस केस के अंदर की। उसको इवन ये लगता था कि एज इफ ही विल फॉल, ही फील्स वीक। फिर दूसरी जगह कंफर्म होती गई, ये तो मैं शुरू की बता रहा हूँ जो मेन कंप्लेंट्स ले रहा था मैं। दूसरी जगह कंफर्म कैसे होती गई कि माइंड में बहुत साइकोटिक इंसान था, हर एक जगहों से वो बचने की कोशिश करता था कि अगर लड़ाई वगैरह हो रही है ना तो ही ट्राइज टू अवॉइड लड़ाई, इग्नोर दीज लड़ाई। उसके अंदर घुसता नहीं था, टिमिड पर्सनालिटी था, लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं था, घर में रहना पसंद था, इवन खाना बाहर का नहीं पसंद था, एकदम ब्लांड सिंपल साधारण फूड खाना पसंद था, ठीक है। लैक एंड लूज, मतलब मैंने सेंसेशन से क्योर किया था क्योंकि डीपेस्ट केस टेकिंग पे मैं उनको लेके गया था। ऐसे करके कई बार केसेस जो होते हैं वो लेके जाते हैं। मैं आपको जब भी केस प्रेजेंटेशन कभी करूँगा तो मैं आपको समझाऊंगा कैसे जाते हैं, जैसे मैंने अभी समझाया। और जहाँ तक है जिस हिसाब से मैंने समझाया है इतने अलग अलग एग्जाम्पल से, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फंडामेंटल क्या था, इंडिविजुअलाइज करना था, क्वेश्चंस कैसे पुट करने थे वो ये थे। तो क्या हो गया, एक फॉर्मेट लिख लो केस टेकिंग का, जो फॉर्मेट एज सच फिक्स्ड नहीं है, पर जो बच्चे नए हैं या जो कल से अब केस लेंगे, कल से रेगुलरली सभी लोग कॉलेज में हो, सेकेंड ईयर से लेके फाइनल ईयर तक एंड इंटर्नशिप तक जितने भी हो, आप रेगुलरली केस लोगे। फॉरगेट वहाँ कौन है, क्या जज कर रहा है, क्या कमेंट्स कर रहा है, यू डोंट नीड, यू डोंट केयर, इग्नोर ऑल दीज थिंग्स। अगर आप घर हो, जैसे अगर मेरे कुछ अभी डॉक्टर फ्रेंड्स अपने अगर घर पे हैं तो वो कॉलेज जाएं, केस लें, और पेशेंट्स बताएगा, नहीं बताएगा तो लेवल 1 एंड 2 तक लेके जाएं। पर धीरे धीरे केस टेकिंग एक आर्ट है, उसको इम्प्रूव करें। वो आर्टिस्टिक इंसान जो है ना आपके अंदर का, उसको अगर आप जगा पाओगे तो आप केस टेकिंग को डीप ले जाओगे। जो आर्टिस्टिक नहीं होते हैं ना वो साइंटिफिक होते हैं। फिर साइंटिफिक क्या, लेवल 1 एंड 2 पे देखा, उनको रेमेडीज़ के नाम भी याद हैं, उनके कीनोट्स याद हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं। पर वो सुपरफिशियली एक्ट करेगी कई बार नहीं करेगी, तो फेल हो गए तो आपका ख़राब है। तो वो आर्टिस्टिकल पार्ट को इम्प्रूव करो, और कल से केस टेकिंग करके ये फॉर्मेट को याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ। रेगुलरली केस लेना है, सेकेंड ईयर से लेके इंटर्नशिप के बच्चों को, ये मेरा होमवर्क है। होमवर्क करोगे, बताओगे, मुझे फीडबैक दोगे कि हाँ सर अभी आराम लगा। एक लड़की है अपने ही क्लास के अंदर, इसके अंदर, उसने बताया कि उसको जब केस टेकिंग की थोड़ी सी रूब्रिक हंटिंग की नॉलेज मिली तो उसने उसका केस लिया घर में, और उसका केस लेने के बाद उसको काफ़ी ऐसा लगा इम्प्रूवमेंट। शिखा, 1 मिनट शिखा, मैं पूरा कंप्लीट कर लूँ उसके बाद आप पूछ लेना, है ना। तो उसके बाद उसने क्या करा, केस टेकिंग करने के बाद उसने जब रूब्रिक सिलेक्शन किया तब उसको सिम्टम्स मिले। उसको वो सिम्टम्स अपने जो भी उन्होंने केस लिया था उसमें वो चीज़ें मिली, फाइंड आउट हुई। तो आपको ट्रस्ट होना पड़ेगा, अपने आप पे ट्रस्ट करोगे, कल से केस लोगे तो ये सिम्टम्स आपको सबके मिलेंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या है अपना, चीफ कंप्लेंट। हाँ, तुम कुछ पूछ रही थी शिखा, पूछो फिर मैं फॉर्मेट बताता हूँ। सर आपने जेस्चर का बताया था। हाँ, जेस्चर्स का। हेलो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। सर आपने जेस्चर का बताया था, तो सर जेस्चर जनरली जो नॉर्मल पीपल भी आते हैं बिल्कुल। या फिर एबनॉर्मल कंडीशन में भी आते हैं, तो सर हाँ, कोई ऐसा होता है कि नॉर्मल और एबनॉर्मल में अपने जो हैंड वगैरह हैं या लिप्स बिल्कुल हैं उनका सेम ही जेस्चर रहता है, मतलब कभी बिल्कुल। कभी हमें चेंज जेस्चर नहीं को जज, मिलता है। वी डू नॉट नीड टू जज जेस्चर्स। हमें कुछ मतलब नहीं है वो कैसा भी हाथ बना रहा है। मैं दिख रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा वीडियो दिख रहा है ना, मेरा वीडियो देखो, मैं क्या दिखा रहा हूँ कि यस अगर सर। दिख रहा अगर है, दिख रहा अगर है मैं सर, ये ऐसे ही दिख जेस्चर रहा है। अगर मैं ये जेस्चर ऐसा बना रहा हूँ ना, तो तुमको जज नहीं करना कि ये क्या है। यू जस्ट हैव टू आस्क। ये थोड़ा डीप हो रहा है, मैं नहीं चाह रहा डीप पे जाना, पर जस्ट सुपरफिशियल। तुमको हर कुछ जज नहीं करना, कुछ पे भी अपन को इंटरप्रिटेशन नहीं करना, सिर्फ पूछना है।
डिस्क्राइब दिस, ये क्या है, प्लीज़ स्टे विद दिस, आप यहीं रुकिए और आप बस इसको महसूस करके मुझे बताइए अभी क्या अनुभव हो रहा है, ये क्या है। तो बताएगा सर ये ऐसा लग रहा है ना कि मैं बंद हूँ, मैं किसी चीज़ में बंद हूँ। तो ये जो बंद वाला पार्ट है ना, ये किस चीज़ में बंद हूँ, तो थोड़ा और बताएगा कि सर ऐसा लगता है कि ना मैं कहीं पे बंद हूँ और मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, मैं ऐसे करेगा वो हाथ ऐसा। अब ये जो कर रहा है वो, दिस इज ही इज एट एनर्जी लेवल, मतलब उसको 10 m के आसपास की रेमेडी लगेगी। वो हो सकता है पैथोलॉजी भी उसके पास उतनी 10 m वाली हो सकता है पैथोलॉजी ना हो तो मेंटली इतना पगला रहा हो कि ही इज़ नॉट स्टेबल, वो अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पा रहा नॉर्मल इंसान की तरह। उसका जो अदर सॉन्ग है या उसका, हेलो, हाँ, हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हाँ सर, नहीं ठीक है सर। अभी सही है? हाँ तो ये समझ रहे हो, जेस्चर्स को हर एक इंसान जेस्चर यूज करता है। ये अगर आप भी देखोगे ना आपकी नॉर्मल लाइफ में रोज अब नोटिस करोगे ना, तो कोई इंसान ऐसा जेस्चर करेगा, यार मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद, ये मेरे काम के आगे अड़बंगा लगाता है। तुम्हारी दांत भी आ रहे हैं, मिस आ रहे हो, मेंटली गुस्सा भी हो रहे हो, और एक इंसान को बोल रहे हो कि ये मेरे काम में अड़बंगा लगाता है। वहाँ काम भी आ गया, अड़बंगा भी आ गया। अड़बंगा क्या होता है तो वो मुझसे पूछेगा तो मैं बताऊंगा। अड़बंगा मतलब एक ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल मतलब मेरा ये काम है, मैं जा रहा हूँ और ये मेरे काम के आगे बैरिकेड सा लगा हुआ है। तो देखो मैंने इमेजिनेशन में बैरिकेड भी बोले, तो देखो 1 मिनट के अंदर पेशेंट का तुम्हें कितना सारा मिल गया, और तुम सोचते थे कि पेशेंट कभी कुछ बताता नहीं है। ये कुछ समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? कल से तुम पेशेंट देखोगे ना, अगर वो पेशेंट हंस भी देगा ना तुम्हारे सामने, तो लाफिंग कॉजलेस लेने की जगह या फिर लाफिंग ऑन लीस्ट ट्राइफल लेने की जगह उसको और थोड़ा डीप एक्सप्लोर करोगे ना, तो उसका रियल चीज़ निकल के आएगी। क्या होता है, हम लोगों की एक आदत पड़ जाती है कॉलेज के अंदर कि अगर किसी ने बोला, अभी मेरे से किसी ने बोला कि मेरे को गुस्सा होता हूँ ना, तो सॉरी मेरे को गुस्सा आता है अगर मेरे से कोई भी कुछ बोल देगा तो मैं अभी तुरंत 1 सेकंड के अंदर मेरे को मिल गया, क्योंकि मेरे को ये रूब्रिक आता है, तो मैं फट से इस रूब्रिक को ले लूँगा। अब जिसके अंदर 300 दवाइयाँ हैं, तो क्या मतलब, मैं थोड़ा पूछूँ तो सही एग्जैक्टली क्या होता है, व्हाट हैपन्स, थोड़ा सा 5 मिनट तो दो उसको, मेंटल सिम्टम्स को, वो कितना अंदर घुस जाएगा आपको पता नहीं है। आप ट्राई करो, ठीक है, ट्राई इसलिए करो क्योंकि ये जब तक अपन करते नहीं है तब तक दिखता नहीं है। कल से आप ट्राई करोगे, आप धीरे धीरे कोशिश करो केस टेकिंग इम्प्रूव करने की, जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, और देखना आपको सिम्टम्स और अच्छे क्लियर सिम्टम्स मिलेंगे। आपको कन्वर्ट करना नहीं आ रहा चलेगा, मटेरियल मेडिका से प्रिस्क्राइब करो। रेपर्टरी कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, रेपर्टरी एक टूल है, रेपर्टरी मेरा एक हथियार है। जब मेरे को मेडिसिन याद नहीं है, जब मुझे उसके सिम्टम्स याद नहीं है, तो आई विल ऑलवेज यूज़ रेपर्टरी टू पुट दैट सिम्टम, वहाँ रेमेडी मेरे सामने आ जाएगी, फिर मैं मटेरियल मेडिका की अल्टीमेटली हेल्प लूँगा आखिरी में। तो मटेरिया और रेपर्टरी भाई बहन है, इन दोनों को हेल्प लेके करना चाहिए। आप मटेरिया के अकेले पे ओवर कॉन्फिडेंट होकर प्रिस्क्राइब करोगे, हो सकता है गलत हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगर मिल्क से एग्रावेशन देखोगे तो एलन स्की नोट में 5 या 6 दवाइयाँ मिलेंगी, पर अगर आप रेपर्टरी देखोगे तो हो सकता है 100-150 दवाइयाँ मिलें। तो आपकी वो दवाइयाँ तो रह ही जाएंगी। वो पेशेंट नहीं आया कल को जो रेपर्टरी के अंदर था, जो मटेरिया में नहीं था, एलन स्की नोट में नहीं था, फिर क्या करोगे? हो गया ना नुकसान। तो इसलिए रेपर्टरी को दूसरी तरफ यूज़ करते आना चाहिए कि आपके शुरू के केसेस सही हो जाएं। मैंने सिंथेसिस से रेपर्टराइज करके केसेस सही किए थे थर्ड ईयर से लेके फाइनल ईयर तक, इंटर्नशिप तक। ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हो, ये मैंने अपने पैसों से धीरे धीरे EMI कर करके ख़रीदा था, बिकॉज मेरे को और एक्सप्लोर करना था कि सिंथेसिस से उतने नहीं हो पा रहा था मेरा काम, ठीक है। तो ऐसे करके धीरे धीरे करने का है, सीधे भागने का नहीं है। तो मैं क्या समझा रहा था आपको, मेन आपका केस टेकिंग का हिस्सा जहाँ पे आपको कल से लेना है, तो फिक्स्ड फॉर्मेट अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेन ये फिक्स्ड फॉर्मेट एक याद कर लो कि कल को आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी आ गई ना, पेशेंट के आगे एंक्शियस हो जाओगे, कहाँ से शुरू करें, क्या शुरू करें, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो ठीक है। तो पेशेंट आया, सिंपल सा क्वेश्चन रखना है, क्या प्रॉब्लम है आपको, किस लिए आए हो, क्या हुआ, बताओ, हाउ कैन आई हेल्प यू। अगर आप थोड़ा और मॉडर्न पेशेंट देख रहे हो, थोड़ा वैसा देख रहे हो जिसको वो चाहिए, आपको इंग्लिश कंफर्टेबल लगती है, तो बताओ हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, प्लीज़ बताओ। अब एक एक रूल है, मेरा रूल है वो, दिस इज़ माई रूल ओनली, कि जब अपने MP में, मैं क्योंकि गुना से हूँ, तो गुना में एक टाउन एंड सिटी के बीच का हिस्सा मान लो, ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, ज़्यादा होम्योपैथी नहीं चलन, MP में इतनी होम्योपैथी चलन में नहीं है,
और लोग बाग जो होम्योपैथी को जानते हैं वो एलोपैथी की तरह वाले लोगों से ही आते हैं, जैसे कि कोई आया बाल झड़ रहे हैं नेट्राम्यूट दे दिया, है ना। तो थोड़ा सा एजुकेट करो। तो एवरीवन, अभी 28 बच्चे हैं, 28 बच्चे इन लाइंस को लिख लें या अपने हिसाब से बोलें कि सर या मैम, मैं ऐसे ही बोलता हूँ सर मैम, या आप बोल सकते हो अंकल आंटी, जो भी आपको लगे। मैं 2 मिनट आपको होम्योपैथी के बारे में बताना चाहता हूँ, जिससे कि आप इस साइंस को समझकर मेरे साथ काउंसलिंग में बैठो, ठीक है। मैं अभी क्या कर रहा हूँ, उसको 2 मिनट एक होम्योपैथी की दुनिया में लेके जा रहा हूँ जो अलग है। आप मानो या मत मानो, होम्योपैथी अलग है, एलोपैथी से बहुत अलग है। आप चाहे ऑर्गेनल पढ़ने के बाद भी नहीं मानते, पर है, तो आप उसको एजुकेट कर दो कि होम्योपैथी में क्या होता है अंकल। एग्जाम्पल देखे, एग्जाम्पल कि 10 पेशेंट्स अगर सर दर्द लेकर आए हैं, हेड एक लेकर आए हैं ना, तो एलोपैथी क्या करती है, उन 10 लोगों को सेम मेडिसिन दे देती है, जिससे क्या होता है, उन्हें टेम्पररी आराम लगता है। लेकिन अंकल होम्योपैथी में वो 10 पेशेंट्स आएंगे ना, तो सबको अलग अलग दवाई लगेगी, क्योंकि होम्योपैथी होलिस्टिक साइंस है। हम आपको समझते हैं, हम ये बोल दोगे ना तो वो बह जाएगा पेशेंट। हम आपको समझने की कोशिश करते हैं। हमें आपकी शारीरिक तासीर, ये इसलिए हिंदी बोल रहा हूँ मैं, शारीरिक तासीर वगैरह, कि कई बार वो समझते हैं तासीर वगैरह का शब्द का मतलब क्या होता है, मतलब फिजिकल जनरल्स, और मानसिक तासीर को समझना होता है। मानसिक तासीर का मतलब समझाओ कि आपका नेचर, आपकी जो बीमारी है उससे आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ डिसीज ऑन यू। सिंपल इंडिविजुअलाइज निकलेगा। 10 लोगों को सर दर्द था, उन 10 लोगों को अलग अलग इफेक्ट होता है। किसी का सर दर्द की वजह से काम नहीं हो पा रहा, वो ब्राइनिया की तरफ जा रहा है। किसी को सर दर्द की वजह से इतनी गुस्सा आ रही है कि वो सबको फोड़ रहा है, नक्सोमिका की तरफ जा रहा है, हेपेटसल्फ की तरफ जा रहा है, मर्कसॉल की तरफ जा रहा है। कोई सर दर्द में रोने लगता है, पल्सेटिला साइक्लामिन की तरफ जा रहा है। कोई सर दर्द की वजह से एकदम लाल लाल हो जाता है, सिर फटने लगता है, बेलाडोना ग्लोनाइन की तरफ जा रहा है। तो हर एक इंडिविजुअल क्या निकला, सर दर्द का इफेक्ट, तो इफेक्ट ऑफ डिसीज। तो आपका नेचर समझने की कोशिश करते हैं, इस बीमारी के ऊपर आप पे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपको क्या अनुभव होता है, हम वो समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जो भी मैं आपसे पूछूंगा, तीसरी लाइन क्या होगी, ये 2 मिनट लगते हैं बोलने में ना, जो भी मैं आपसे पूछूंगा या पूछूंगी वो आपके लिए ही बेनिफिशियल है। तो प्लीज़ कुछ छुपाइएगा मत, लॉजिक और इलॉजिक मत सोचिएगा कि क्या लॉजिक है क्या इलॉजिक है, क्या बीमारी मेरी बीमारी से, क्या बीमारी इस क्वेश्चन से मेरी बीमारी कनेक्टेड है या नहीं है, क्या ये सपने के बारे में जो डॉक्टर पूछ रहे हैं वो मेरी बीमारी से कनेक्टेड है या नहीं है। इतना सा एजुकेट कर दोगे ना, ट्रस्ट मी मैं बोल रहा हूँ, वाकई में मेरी विश्वास करो, या आप बोलोगे पेशेंट को और पेशेंट आपको बताएगा आपके संग, अगर वो वाकई में थोड़ा डीप लेवल पे है ना, आपको सब चीज़ें बोलेगा। क्यों, आपने उसके दिमाग से बैरियर हटा दिया। वो जो उसकी आंखों के आगे एक बैरियर लगा के रखा था ना 25 साल 30 साल 40 साल का एलोपैथी ने, कि मेरे को अंदर से मन तो कर रहा था बताने का कि डॉक्टर साहब घबराहट होती है तो ऐसे गर्दन में ना ऐसा अजीब सा लगता है, और वैसे एलोपैथी ने चांटा मार के बोला बक मेरे को ये बता तेरा सर दर्द कर रहा है, कहाँ कर रहा है, ये दवाई लो जा। तो वो उस बैरियर को तुमने हटाया और उसको अलाउ किया कि नाउ ही कैन बी ओपन विथ मी, ही कैन से वॉट एवर ही वॉन्ट्स टू से। मैंने उसको जगह दी है। ये मैं जो केस टेकिंग बता रहा हूँ ये आर्टिस्टिक चीज़ें हैं। इनमें से हो सकता है 27 लोगों में से 10 या 15 ऐसे हों जो एलोपैथिक माइंडसेट के हों। लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन होता है। एक ब्रेन होता है जो प्रैक्टिकल सोचता है, एक ब्रेन मेंटल्स या इमोशनल लेवल पे सोचता है। हमें दोनों ब्रेन का पार्ट यूज़ करना है। जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो कलकत्ता है, जो मेंटल पार्ट है वो मुंबई है। हमको दोनों पार्ट का रखना है। पेशेंट कौन से पार्ट पे है वो कैलकुलेट कर लेना है और उसको उस हिसाब से ट्रीट करना है। हमें होम्योपैथी के सारे हथियारों को यूज़ करना है। तो अगेन बैक टू और केस, बैक टू और एजुकेशन। ये 2 मिनट के लिए आपको सारे पेशेंट्स को कसम खानी है, कल से एजुकेट करनी है। जो पेशेंट एजुकेटेड है हटा दो इस पार्ट को, जो नहीं है इसको बोलो। वो गांव का है तो भी वो बीमार तो है ना, है तो वो कोई ना कोई इंसान ही ना, तो भी बताएगा। उसको सही करानी है बीमारी तो बताना ही पड़ेगा।
भी 10 साल हो गए यार, वो सही नहीं हो रहा, उसकी कोई दिक्कतें सही नहीं हो रही, पैरालिसिस सही नहीं हो रही, सारे डॉक्टरों ने हाथ जोड़ लिए और वो तुमसे बोल रहा है कि सपने मत पूछो, तो उसको बोलो कि 10 साल से इलाज करा है ना, जो सपने नहीं पूछते उनसे, तो 1 साल 6 महीने 1 साल मेरे से करा लो और मेरे को बताओ। होम्योपैथी में आए हो, होम्योपैथी अलग है, ये थोड़ी एडवांस साइंस है, बताओ अपनी साइंस को। हम सिर्फ फिजिकल्स नहीं देखते, हम आपके मेंटल्स को भी देखते हैं, हम इतने एडवांस्ड हैं। ठीक है, चलो एजुकेशन हो गई, ये लिख लिया, मैं इसको हटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। तो ये रूल है मेरा, जो मैं करता हूँ मेरे पेशेंट्स के साथ पहली बार जब वो मेरे को दिखाते हैं। तो बस अब शुरू किया, क्या प्रॉब्लम है आपको, किस लिए आए हो, क्या हुआ बताओ, वो अपनी चीफ कंप्लेंट बताने लग जाएगा कि डॉक्टर साहब सिंस 4 इयर्स, जब से वैक्सीन लगी है तब से मेरे को दिक्कतें आ गई। ओ माय गॉड, पहला रूब्रिक मिल गया, लेकिन नहीं, तुरंत जंप नहीं करना है साइलिशिया पे, प्रोटेलस हॉराइडस पे, मिजेरियम पे, या एंटियम टार्ट पे, या सल्फर पे, या थूजा पे। ये सब बेस्ट बेस्ट दवाई हैं, 4 मार्क्स के अंदर प्रेजेंट हैं, पर इनको याद रखो। पर तुरंत जज मत करना, अनप्रेजुडाइज रहना है। उसका केस 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट ले लो, अगर आप इम्पेशेंट हो तो 15 मिनट के अंदर कर लेना, अगर आप में थोड़ी सी पेशेंस है, थोड़ा और डीप जा सकते हो, तो बाद में आप उसको जज करना कि एग्जैक्टली कौन सी रेमेडी है। जब से वैक्सीन लगी थी कोविड के बाद से, तब से मेरे बाल झड़ना शुरू हो गए, हेयर फॉल आ गया, वर्टेक्स आ गया, सब आ गया, मेन कंप्लेंट हो गई। इस कंप्लेंट से आपके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट ऑफ डिसीज, इसको हम छोटे में बोलते हैं ईडी, ऑन यू। अरे सर, जब से ये बाल झड़ना शुरू हुए ना, मेरी जो फोरहेड है यहाँ से रिसीडिंग हेयर लाइन हो गई है। मैंने इसको यूट्यूब पे भी देखा था, और यूट्यूब पे देखा कि इसमें कौन कौन सी दवाई काम आती हैं। मैंने इसको रिसर्च भी किया था बहुत सारा, और मेरे को पता चला कि सर ये रिसर्च करने के बाद क्या हार्मोनल्स के अंदर चेंज हो जाते हैं। इसलिए अब देखो ये क्या बोल रहा है, मुझे कोई बता सकता है जो मैंने 4 लाइन बोली ये क्या है प्लीज़। अभी थोड़ा सा एक्टिव होते हैं, बहुत पैसिव खेल लिया ना। माइक ऑन करके सब मुझे बताओ कि जो मैंने 3 लाइन बोली वो क्या है पेशेंट के बारे में। सर पहली बात तो पेशेंट अपनी डिसीज को लेके मतलब जो भी उसको प्रॉब्लम है उसको लेके बहुत अवेयर है, तो यहाँ पे हम डम रूब्रिक्स भी नहीं लेंगे उसमें। सर इसके अलावा पेशेंट अगर थोड़ा और उससे पूछेंगे तो थोड़ा ब्यूटी कॉन्शियस भी है, क्योंकि वो अगर इतना रिसर्च कर रहा है तो मतलब ऐसा। तो ब्यूटी कॉन्शियस जो आपने बोला ना, जब तक पेशेंट ना बोले तब तक नहीं समझना है। जब पेशेंट ऐसा बोल दे, और वाकई में अगर पेशेंट बोलते हैं कि सर मुझे नहीं पसंद कोई मेरे बारे में ऐसा बोले, और या मेरा मजाक उड़ाए कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, मैं टकला हो रहा हूँ, तब अपन को उसकी रियल सेंसिटिविटी समझ में आएगी। लेकिन ये सबके लिए संग कॉमन हो सकता है। अब उसमें और क्या होता है, हाँ तो टकला होता है तो क्या, सर मेरे को पसंद है कि मैं सबके आगे एक अच्छी इमेज रखूं, मुझे लोग अप्रिशिएट करें। यहाँ पे आपको इसका इंडिविजुअल निकल रहा है कि मुझे एक इमेज के अंदर है। अब मैं यहाँ से 23 लोगों से पूछ रहा हूँ, क्या 23 लोग जज, वो 27 लोग जो हैं सबके सब यही बोलेंगे क्या एक दूसरे से कि यार ये बगल वाली मेरी फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोच रही है। इस पर सच में तुमको डीप डाउन अफेक्ट पड़ेगा। कई कुछ ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं कि मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है, मैं जैसा हूँ वैसा परफेक्ट हूँ, या जैसा हूँ मैं अच्छा हूँ, मेरे को फ़र्क नहीं। मेरे को ये फ़र्क पड़ेगा कि मेरे घर वाले क्या सोचते हैं, पर मेरे को ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो बड़ों से मेरी दोस्त कौन सोच रही है। वो 4 साल बाद चले जाएगी अपने काम से, मैं अपने काम से चले आऊँगा, हमें किसी से मतलब नहीं है, हम अपना काम करने आते, काम से मतलब होना चाहिए। देखो एक अलग रिएक्शन निकला। कुछ लोग बोलेंगे कि सर मेरे को शर्म सी आती है कई लोगों के बारे में जाने में, यार लोग मेरा हमेशा बचपन से मजाक उड़ाते आए हैं, आज भी उड़ाते हैं। तो एक नक्सफॉमी का बोल रहा था, एक अभी बराइटा कार बोल रहा है, एक सल्फर बोल रहा है। ठीक है, अलग अलग इंडिविजुअल रिएक्शन निकलता है। तो हमेशा इफेक्ट ऑफ डिसीज पेशेंट के अंदर का पूछना चाहिए, अगर मिलता है कुछ भी डीप मिलता है तो उसके अंदर जाओ। तो ये हो गया, मैंने तुमको क्या बताया, क्वेश्चंस करना, इफेक्ट ऑफ डिसीज। अब क्या होगा, तो यही सिर्फ 2 फॉर्मेट है, क्या प्रॉब्लम में से वो शुरू होगा। तो समटाइम्स क्या होता है, पेशेंट जब मेन चीफ कंप्लेंट बोलता है ना, तो वहीं से वो आगे लेके जाता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि डिस्क्राइब दिस मोर, तो जो भी वो कुछ यूनिक बोलेगा, PQRS बताएगा, कुछ भी स्ट्रेंज सिम्टम्स देगा, कुछ भी ऐसा देगा जो बहुत ही अजीब है, अनकॉमन है। ये सब कुछ एनेमन ने बोला था अपन को एफोरिज्म्स में, हमें यही सिम्टम्स लेने हैं। एफोरिज्म नंबर 7, 8, 6, 123, 153 कैरेक्टरिस्टिक PQRS सिम्टम्स हैं। अब इस एफोरिज्म का कुछ बच्चों का जिस समय डाउट भी था ना कि सर ऑर्गेनन को कैसे यूज़ करना है क्लिनिकल में, उस नॉलेज को यहाँ यूज़ करना है। तो ये अनकॉमन सिम्टम्स हमें
लेके जाने हैं। तो मैंने उस अनकॉमन सिम्टम जो मेरा केस था डायबिटीज़ का, क्या बताया था उसमें? सर वो ढीलापन। तो ढीलापन क्या, वो समझाओ। जब तक पेशेंट आगे लेके जा रहा है ना, उसको लेके जाओ, तुम्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मटेरिया की, तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी रेपर्टरी की, तुम सीधे सीधे बोलोगे यार ये तो थूजा था, ये पेशेंट तो थूजा की लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, ब्रिटलनेस, टूट जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, ऐसा लगता है कि पैर मेरे लकड़ी के बने हैं, और लिटरली मेरे से लोगों ने बोला है। ठीक, तो ये हो गया एक केस टेकिंग जो होती है थोड़ी आर्टिस्टिक केस टेकिंग। ठीक है, एलोपैथिक केस टेकिंग मैंने तुम्हें बताई दी थी। क्या चीफ कंप्लेंट है अब कलकत्ता की केस टेकिंग कैसी है? गरम बॉशी लगे, ठंडी बॉशी लगे, बॉशों का जौहर नॉन हॉट ऑफ बंगाली में ये करते हैं। क्या क्या लगता है थर्मल्स कैसे हैं, ठंडा है घर्मी है? अच्छा हॉट है, हॉट है, ठीक है। नमक पसंद है, मीठा पसंद है, क्या पसंद है? अच्छा मीठा पसंद है और हॉट है, ठीक है। और क्या हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, ठीक है। कॉन्शियस है अपने उसको लेके, इमेज को लेके या फिर उसको लेके, ठीक है। हाथ पैर में जलन होती है क्या सुबह सुबह? तो ऑल लीडिंग क्वेश्चंस, ऑल फिजिकल क्वेश्चंस, एंड वो बोलता है कि हाँ हाथ पैर में जलन होती है, ओके चलो सल्फर दो उसको, सल्फर दो 1 m 10 m 50 m LM में यूज़ करो, 3 महीने बाद आना, पेशेंट सही होता है। क्यों? वो कौन करता है? जो एक्सपीरियंस डॉक्टर है, 40-50 साल हो गया है, उसने उसके फेस में भी चीज़ें देखी, उसने उसके बाल भी देखे, उसने 1 घंटे की केस टेकिंग करवाई है किसी और से। एक घंटे की केस टेकिंग कराने के बाद जब वो आया तो उसने बस पेज पलटे, 4 पेज देखे, 4 पेज में उसने पूरा डेटा समझा, एंड देन ही स्टार्टेड लीडिंग क्वेश्चन। क्यों? उनको दिन में 100 पेशेंट्स देखने हैं, तो उनकी असिस्टेंट ने उनको बहुत सारे बंडल्स बना के दिए। और आप शुरू में अगर ऐसी प्रैक्टिस करोगे ना तो हो सकता है आप फेल हो जाओ। तो ट्राई बी अ होम्योपैथ, डोंट बी अ एलोपैथ। ये एलोपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से मत लेना केस, ज़्यादा चांसेस है कि आप फेल हो जाओगे और फिर आप कंफ्यूज होके ये बोलोगे सर क्या करें। तो ये एक अप्रोच है केस टेकिंग की, आर्टिस्टिक वाली अप्रोच, जहाँ से आपको धीरे धीरे ग्रो करना है। मैंने अब ये जो ग्राफ बनवाया ना, अभी आप 0 पे हो, आप मैं चाहता हूँ कि आप एक एक दिन का भी ग्राफ बना सकते हो, तो बनाओ कि अभी 7 अक्टूबर को मैं यहाँ हुआ, 8 अक्टूबर को मैंने थोड़ा और इम्प्रूवमेंट किया, 9 अक्टूबर को मैंने इतना इम्प्रूवमेंट किया, और महीने का भी बनाओ और मुझे बताओ। और ऑनेस्ट, मेरे को ऑनेस्ट आंसर्स चाहिए सबसे कि वाकई में तुम्हें इम्प्रूवमेंट लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है, केस टेकिंग इस तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, एंड कॉज एंड इफेक्ट बता दिया। सप्रेशंस, हाँ, अब कोई पेशेंट की हिस्ट्री में मिला कि सर एक्जिमा हुआ था मेरे पैरों पर मेरे को पसंद नहीं था, तो मैंने उसकी अपॉइंटमेंट लगवाया, खूब दवाइयाँ खाई, और उसके बाद से मेरे को सर्दी की दिक्कत शुरू हो गई। तो एलिमेंट्स आफ्टर सप्रेशन, तो एलिमेंट्स को समझना चाहिए, एलिमेंट्स क्या हुआ है। वैक्सीनेशन था, सप्रेशन हुआ, ऑपरेशंस कराया, उसने हिस्टेक्टोमी करा के सप्रेस कराया, कोई इंजरी हुई थी, ओल्ड इंजरी, ठंडा लगा था, उसके बाद कुछ हुआ, रिकरेंट थिंग। और अब सबसे इंपॉर्टेंट है केस के अंदर, फॉर्मेट समझ में आ रहा है ना धीरे धीरे, क्या है? रिकरेंस। मतलब जो पूरे केस के अंदर तुमने 20 मिनट का केस लिया और एक वर्ड है जो एटलीस्ट 3-4 बार रिपीट हुआ, उसके ऊपर ऐसे प्लस 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 लगाना सीख लो। या फिर जो इंटेंस हो, जैसे कि सर ये पेन इतना तेज होता है ना कि मैं इसको छूने भी नहीं दूं, अवर्जन टू बीइंग टच, टच एग्रावेशन, कैन नॉट टॉलरेट टू बी टच। तो ऐसे प्लस 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 इंटेंस सिम्टम पे लगाओ जो एक हो और बहुत इंटेंस हो, या जो ऐसा सिम्टम जो 4 बार 5 बार रिपीट होके आया है एक केस के अंदर, जिसने बोला है कि सर, एग्जांपल देता हूँ ना मैं, एक केस था जिसमें उसने बोला कि सर ये ना बहुत काम चेंज करता है अपने। क्या? ये बचपन में हर मंथ, हर वीक खिलौनों से बोर होके दूसरे खेलता था। एक खिलौना आया, 5 मिनट खेला, फिर उससे बोर हो गया तो दूसरा खेलने लगा। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ तो हर हर मंथ इसके दोस्त चेंज होते थे। फिर थोड़ा और टाइम बाद देखा कि ये कुछ भी काम कर रहा है, होमवर्क कर रहा है, तो फिर कुछ और, एक होमवर्क कर रहा था ये साइंस का, फिर होमवर्क करने लगा अपने कॉमर्स वाले सब्जेक्ट्स का, फिर होमवर्क करने लगा मैथ्स का, कुछ तो भी। ये 10 मिनट 15 मिनट के अंदर ही ऐसा हो रहा है। फिर अभी जॉब कर रहा है, तो जॉब भी इसने कुछ टाइम पहले कारपेंटर की जॉब करी, कुछ टाइम बाद इसने एक नॉर्मल कॉर्पोरेट में जॉब करी, फिर कुछ टाइम बाद इसने अभी किसी और जगह जॉब करी। तो इसमें क्या हुआ, एक चीज़ जो है उसकी लाइफ में जो बार बार चेंज हो रही थी, क्या थी वो? बताओ मुझे। सर इंटरेस्ट चेंज हो जाता है बहुत बार।
कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ऑक्यूपेशन। अब मुझे इसकी रेमेडी बताओ, अगर तुम्हें कीनोट से ही प्रिस्क्राइब करना है तो, जो मैंने 2 मिनट में तुम्हें बताया। कौन को इसकी रेमेडी पता है? कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इज ऑक्यूपेशन। बताओ, नहीं तो मैं यहाँ सर्च करूँगा तो तुम चीटिंग कर लोगे। किसको पता है? मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ। नहीं, डायरेक्ट बताओ मेरे को, उसमें मत बोलो हाथ ऊपर कर करके। लाइको सर। लाइको नहीं, और बताओ। मुस्कान मैम ने बहुत अच्छा बताया। सैनिक्यूला एक्वा का एलेंस कीनोट में देखो, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इज ऑक्यूपेशन। ये चाइल्ड हेड स्ट्रॉन्ग है, ऑब्स्टिनेट है, क्राइज, क्रॉस, इरिटेबल, क्विकली अल्टरनेट्स, डज नॉट वांट टू बी टच्ड, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इज ऑक्यूपेशन। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप एलन स्कीनोट की तरफ से प्रिस्क्राइब करोगे या 2 मिनट के अंदर प्रिस्क्राइब करोगे तो ये तरीके से चीज़ें चेंजेस हो जाती हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन में, कि अपन एलन स्कीनोट में कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इज ऑक्यूपेशन देखेंगे तो वो सैनिकुलर एक्वा में मिलेगा। पर यहीं पे मैं इसको अगर आप डालूँ रूब्रिक में, ये माइक को बंद करो। हेलो, माइक माइक माइक। देखो, तो देखो कितनी रेमेडी आई हैं। सैनिकुला ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा मार्क्ड है, 3 मार्क्स। ट्यूबरक्लिनम भी आई है, बोरेक्स भी आई है, एपिस भी आई है। रिलायबल रिपर्टरी में 3 आई हैं, और मर्फी की जो रिपर्टरी है उसमें देखो 6 दवाई आई हैं। लाइको में भी आया है, पल्स में, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स देखो सैनिकुला में है, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स पल्सिटिला में। तो पल्सिटिला की चेंजेबिलिटी याद है आप लोगों को? याद है, उसके अंदर 2 स्टूल्स भी सेम नहीं होते हैं। सैनिकुला एक्वा के अंदर सारे मिनरल भरे हुए हैं, और ट्यूबरकुलिनम कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहता है। कॉस्मोपॉलिटन रूब्रिक आपने पढ़ा है? देखो, ट्यूबरकुलिनम कॉस्मोपॉलिटन का मतलब कौन बताएगा मुझे? माइंड रूब्रिक कॉस्मोपॉलिटन। आज एक माइंड रूब्रिक भी पढ़ते हैं अपन। बोलो, डायरेक्ट माइक ऑन करके कॉस्मोपॉलिटन का मतलब बताओ। कोई को नहीं मालूम? सर जनरल मीनिंग पता है उसका, मतलब बताओ, जनरल जैसे मीनिंग कोई तो बताना स्पीशीज है। होती है, हाँ। स्पीशीज होती है ना, वो अपनी जगह जगह लोकेशंस चेंज करती रहती हैं, मतलब अलग अलग एटमॉस्फेयर में रहने वाली। वेरी गुड। कॉस्मोपॉलिटन। अबे मतलब हाथ उठाने की जगह डायरेक्ट बता सकते हो। बताओ। एवरी प्लेस पे फाउंड होना। क्या? एवरी प्लेस पे फाउंड होना, अर्थ पे जितनी भी प्लेसेस हैं हर जगह फाउंड होना, वो ओके, कॉस्मोपॉलिटन होता है। वेरी गुड। अब ट्यूबरक्लिनम में कैसे समझाओगे किसी को भी कॉस्मोपॉलिटन का मतलब? इसका तो नहीं पता। पढ़ो रूब्रिक, पढ़ो ना, क्या लिखा है। ट्रैवल डिजायर, मतलब मतलब हर जगह ट्रैवल, घूमना चाहते हैं। पूरी दुनिया घूमना चाहता है ट्यूबरक्लिनम। दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ विजिटिंग न्यू प्लेसेस एंड मीटिंग न्यू पीपल। नए नए लोगों से मिलना, नई नई जगह जाना, ऐसे इंटरेस्ट रखना जो है ना फेमिलियर नहीं हो, जो बहुत अलग अलग जगह पे हो, बहुत सारी जगह घूमना, वर्ल्ड टूर करना। तो कॉल ट्यूबरक्लिनम ऐसा है कॉस्मोपॉलिटन। तो चेंजिंग इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इज ऑक्यूपेशन। तो जब तुमने ये जवानी है दीवानी देखी है, जो बनी है, जो बोलता है कि मैं घूमना चाहता हूँ, मैं रुकना नहीं चाहता, बस मैं घूमना चाहता हूँ, तो उसको ट्यूबरक्लिनम जज ना करने की जगह इतना जज कर सकते हो कि ये कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति है जो पूरी दुनिया में घूमना चाहता है। ये उन लोगों में से नहीं है जो एक कमरे में बंद रहना चाहते हैं, कैलकेरिया की तरह एक जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे करके सोचोगे ना, ऐसे करके पढ़ोगे तो रेमेडी समझने में बहुत आसान होगा। तो आज एक माइंड रूब्रिक आप सबने पढ़ा, इसको लिख लो। ये माइंड रूब्रिक में याद कर लो मेडिसिन, कभी इसको ज़िंदगी में लेना मत रेपर्टाइजेशन में, क्योंकि अब ये याद हो चुकी है। और इसको याद कर लो ट्यूबरक्लिनम को समझने के लिए। सिंगल रेमेडीज़ को हम कभी भी वो नहीं करेंगे, इसको मैं रेपर्टाइज लेके होशियारी नहीं दूंगा कि वाह मैंने क्या तो रूब्रिक ढूंढा है। इसको समझ लूँगा, और कल को ट्यूबरक्लिनम का पेशेंट आएगा तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली ये रेपर्टरी में, दिमाग की रेपर्टरी में ये डल जाएगा कि ट्रैवल डिज़ायर 2 में बहुत दवाइयाँ हैं पर कॉस्मोपॉलिटन में ट्यूबरक्लिनम है। देखो, तो माइंड रूब्रिक ट्रैवल डिज़ायर 2 में कैलकेरिया फॉस, आयोडम, लाइसिनम, ट्यूबरक्लिनम। कैलकेरिया फॉस अगेन ट्यूबरकुलर रेमेडी है, फॉस्फोरस को भी घूमना पसंद है। तो कैलकेरिया फॉस क्या करता है, अगर तुम सेंसेशन की बुक से पढ़ोगे ना, सोल ऑफ रेमेडी से, तो उसमें समझाया है कि इसको दुनिया तो घूमना पसंद है पर अल्टीमेटली वापस घर आता है। घर आएगा, कुछ दिन रहेगा, फिर घर से दिक्कतें होंगी, फिर भाग जाएगा। तो ये है, इसको ट्रैवल डिज़ायर फॉर कैलकेरिया फॉस 3 मार्क्स में है, पर कॉस्मोपॉलिटन में सिंपल। तो रिलायबल रिपर्टरी में 57 दवाइयाँ हैं, एनाकार्डियम, ट्यूबरक्लिनम, कैलकेरिया फॉस।
तो एक माइंड रूब्रिक आज का याद कर लिया, कॉस्मोपॉलिटन, क्या कि इसको पूरी दुनिया में प्रेजेंट होना है, इसको पूरी दुनिया घूमनी है, वर्ल्ड टूर करना है, नए नए लोगों से मिलना है, बहुत सारे इंटरेस्ट हैं इसको रोकने का नहीं है, इसको सारी एक्टिविटीज़ करनी है। माउंटेन क्लाइंबिंग भी करेगा, ट्रैकिंग भी करेगा, पैराग्लाइडिंग भी करेगा, स्विमिंग भी करेगा, स्कूबा डाइविंग भी करेगा, सारी जगहों पे जाएगा, यूरोप घूमेगा, कहीं 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 सब जगह घूमेगा। ट्यूबरकुलिनम क्या है? बैक्टीरिया, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलिनम। क्या करता है वो? आया इधर लंग्स में बैठा, लंग्स के बाद क्या होता है? मेटास्टेसिस होती है, मेटास्टेसिस में पूरी बॉडी में घूमने लगता है। व्हाट इज ट्यूबरकुलिनम इन द प्रूविंग डूइंग? ट्यूबरकुलिनम मेटास्टेसिस की तरह घूम नहीं रहा, पूरी बॉडी में घूमता है। पॉट्स स्पाइन जो अपने रीढ़ की हड्डियों में होता है, वो क्या है? घूम मेटास्टेसिस होने के बाद ही हुआ ना, लंग्स के बाद। या फिर एब्डोमिनल ट्यूबरकुलोसिस होती है, अकेले लंग्स की नहीं होती ना, पूरी बॉडी में जहाँ पे भी ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया पहुंच जाएगा वहाँ ट्यूबरकुलोसिस कर देगा। ठीक है, समझे? तो मुझे कोई केस टेकिंग थोड़ा सा समझाने की कोशिश करो। जो होशियार है, जो सबसे अच्छा मेहनत करने वाला है और जो अपने आप को इम्प्रूव करने वाला है, मुझे थोड़ा सा समझाएं आज की पूरी समरी, आज की पूरी क्लास की, कि केस टेकिंग कैसे करनी है, क्या होता है केस टेकिंग का मतलब, क्या उसके फंक्शंस हैं और कैसे उसको करना है, क्या वो कोई साइंस है, क्या उसका कोई फिक्स्ड फॉर्मेट है। अभय तिवारी का केस टेकिंग थोड़ा अलग हो सकता है, अमन पाटीदार का अलग हो सकता है, अंजलि जैन का, अवनी का थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, बालकृष्ण पटेल कुछ और करेगा, भावना कुछ और, कीर्ति कुछ और, विपुल पंडित कुछ और करेगा केस टेकिंग में, नंदिता कुछ और करेगी, ओशियन ठाकुर हो सकता है कुछ और केस टेकिंग करे। अल्टीमेटली निकालना क्या है? एक ही एम है ना, इंडिविजुअल को निकालना है, पर वो आपके आर्ट से निकलेगा। कुछ लोग हो सकते हैं एंट्री पॉइंट्स यहाँ से लें, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ चीज़ें रिकरेंट आ रही थी केस के अंदर, ये कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इस ऑक्यूपेशन आ रहा था, तो यहाँ से एंट्री पॉइंट किया। कुछ लोगों ने देखा कि यार एलिमेंट्स फ्रॉम वैक्सीनेशन मेन है, पर आप सब सही हो, पर अगर आपको एकदम 100% सही होना है ना, जो मतलब तुम और मेरे में और 100 लोगों में सबको एक ही दवाई आनी चाहिए जो उसको 100% क्योर करे, जो मैंने आपको उस दिन बताया था ना पेंट की मदद से, वो सेंटर में जो दवाई बैठी है उसकी असली दवाई जो रियल बैठी हुई है, यहाँ आपकी केस टेकिंग यहाँ जानी चाहिए, तो आप उसको 100% क्योर दे पाओगे विथ द राइट रेमेडी, एंड आपकी स्किल्स भी हमेशा लाइफ टाइम इम्प्रूवड ही रहेंगी। यहाँ पे दवाई दोगे या थोड़ी अंदर इधर दवाई दोगे या थोड़ा और इधर जाओगे, तो हो सकता है सभी लोग सही हो ना, सभी लोग कहीं ना कहीं तो होम्योपैथी ही करे ना, एटलीस्ट एलोपैथी तो नहीं की है, पर थोड़ी और सही होम्योपैथी करोगे तो यहाँ तक जाओगे और ये चेंज हो जाएगा। ये बिल्कुल मत सोचना कि ये कोई अगर ये नक्सवामी का है तो ज़िंदगी और नक्सवामी का रहेगा। हो सकता है ये अपनी 10 साल से लेके 30 साल की उम्र तक नक्सवामी का था, तब तक सिचुएशन चेंज नहीं हुई थी, पर इसकी ज़िंदगी में कुछ इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, कुछ ऐसा हुआ, इसकी रेमेडी चेंज हो गई, तो अब ये लाइको हो गया 40 की उम्र के बाद से। एक डिक्टेटोरियल बाप जो अपनी बेटी को बोलता है कि तेरी शादी मैं मेरे पसंद से करवाऊंगा, आ गया समझ, बॉयफ्रेंड बना मत लेना, मेरी नाक मत कटा देना समाज के अंदर, तो ये 40 की 50 तक लाइको रहेगा। जब ये थोड़ा सा बूढ़ा जाएगा, सटिया जाएगा, जब ये नक्सवामी का जैसा था ही सही, तब ये और मेटालिकम बन जाएगा। तो देखा तुमने एक नक्स कैसे लाइको बन सकता है, लाइको से औरम बन जाएगा, और डिक्टेटोरियल हो जाएगा वहाँ पर, और डोमिनेटिंग हो जाएगा। अब तो ये बिल्कुल ही सिफिलिटिक में चले गया और मेटालिकम, आ गया समझ। तो होम्योपैथी एक ऐसा गेम है, इसलिए एनिमल सर ने एफोरिज्म में लिखा है कुछ मत जज करो, ये बिल्कुल मत बोलो कि कॉन्स्टिट्यूशन उसका ये है तो ज़िंदगी वही रहेगा। उनने बोला कि जो सामने दिख रहा है ना बच्चों, एफोरिज्म 153 खोलो। यार मेरा गला लगा हुआ है यार, ऐसा क्यों? बताओ मेरा गला क्यों लगा है, बोलो। आप क्लास लेने वाले थे शायद इसलिए। नहीं, जज नहीं करना है, मुझसे पूछना है मेरा गला क्यों लगा है। मेरे से पूछना है तो मैं गला क्यों लगा है, जज क्यों किया, नहीं करना था ना, आस्क तो करो। मैं क्लास की वजह से गला नहीं लगा। यस सर। नहीं, मैं जब पुणे गया था उस रिजॉर्ट में, तो मैंने बहुत चिल्ला चोट करी, बहुत मस्ती करी थी, और जब मैं वहाँ चिल्ला चोट कर रहा था तब से मेरा गला लगा हुआ था। तो इसका तुम रूब्रिक ले लोगे, ओवर यूज ऑफ वॉइस, पर इसलिए नहीं क्योंकि मैं क्लास ले रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ चिल्ला चोट कर रहा था, बहुत एक्साइटमेंट थी। ठीक है, तो एफोरिज्म 153 को है ना मैं अपने ग्रुप में डाल दे रहा हूँ, जिससे कि आप लोग उसको याद कर लेना। मैं डाल दूंगा इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसके अंदर देखो क्या लिखा है, पढ़ो। इन सर्च फॉर अ होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी
This is to say, in this comparison of the collective symptoms of the natural disease, of the known diseases, artificial model फालतू की चीज, to be cured, the more striking, singular, uncommon, peculiar, bracket में, characteristic signs and symptoms of the case of disease are chiefly and most solely be to be kept in view. कहीं इसमें लिखा क्या कि तुमने जिसको 1 साल पहले लाइकोपोडियम दिया था वो जिंदगी भर लाइकोपोडियम ही है? अरे भैया ये प्रिजुडाइज है। और एफोरिज्म नंबर 6 में क्या दिया है? अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर। और एफोरिज्म 153 में क्या लिखा है? सामने देखो जो पेशेंट आया उसमें क्या करना क्योर है। होम्योपैथिक स्पेसिफिक रेमेडी का मतलब उसकी स्पेसिफिक, वो इंसान की स्पेसिफिक उस समय के लिए। ये PQRS ढूंढो, वो PQRS केस टेकिंग से ढूंढोगे। तो तीनों चीज़ें कैसे कनेक्ट हुई? मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनन, रेपर्टरी, तीनों चीज़ें आपके हथियार हैं, तीनों को यूज़ करो, सिंपल। अब बताओ आज किसको केस टेकिंग डिफिकल्ट लग रही है? किसको ऐसा लग रहा है कि केस में कुछ मिलेगा नहीं? तुम्हें सारे लेवल्स पता हैं, जिस लेवल पे तुम्हें जो मिले उस पर प्रिस्क्राइब करो। मैं अब कल वो बताऊंगा कि कैसे लेवल पे हमें कौन सी बुक यूज़ करनी है। लेवल 1 से लेके 1 to 5, चलो मैं थोड़ा 5-6 तक बता दूंगा, पर फोकस हमारा 4 तक ही होगा कि कैसे हमारे पास जो मेन तो 10 mm है, बाकी होने को मेरे सॉफ्टवेयर में 300+ mm है अलग अलग। तो 10 mm है जो हम सब लोग पढ़ेंगे इन बेसिक कोर्स के अंदर यूजुअली, और मेन 3 mm पे फोकस करेंगे, 3-4 पे। तो तुम्हें कहाँ तक मिल रहा है? अब सुनो, ये लाइफ टाइम याद रखना, तुम भी और तुम्हारे जो दोस्त बोलें तुमसे तब भी याद रखना, कोई और बोले भी, कि दोस्त ये केस सीपिया का है या ये तो सीपिया कॉन्स्टिट्यूशन है। जब तक क्योर नहीं होगा ना तब तक कोई नहीं बता सकता कौन क्या है। इसको डील कर भाई। क्या बता रहा था मैं? तो कोई भी 100% गारंटी नहीं दे सकता। इतना ज़रूर बोलते हैं डॉक्टर्स कि आपको आराम लगेगा जब पेशेंट की पूरी मिल जाती है, पर गारंटी 100% कोई नहीं दे सकता कि आराम लगेगा, है ना। ये सीपिया का केस है, ये तो सीपिया से सही होगा। बहुत सारी रेयर रेमेडी हैं जो दवाइयों के पास की होती हैं, मैं वो पढ़ाऊँगा आपको। तो कई बार क्या होता है वो फेल हो जाती हैं, तो आप बोबल नोस्टोड यूज़ करते हो, सार्कोड यूज़ करते हो, रेयर रेमेडी यूज़ करते हो, इम्पॉन्ट्रेबिलिया यूज़ करते हो, तो कई बार वो रेमेडी दूसरी होती है ना। तो कभी भी ये मत बोलना कि वो होगा। तो जब भी आप केस लोगे तो अपनी गलती मानना। तुम बोलोगे ना कि सर ये बता ही नहीं रहा, ये लेवल 1 और 2 पे है, तो 2 चीज़ें हो सकती हैं। रियलिटी कि यस वो वाकई में उस लेवल पे ही है, तुमने तुम्हारा बेस्ट ट्राई किया उससे निकलवाने का, एजुकेट भी किया, वो बैरियर को भी हटाया, पर फिर भी वो पेशेंट नहीं बता रहा था। सो ये क्या हो गया? वन साइडेड केस है। वन साइडेड केस क्या? सिर्फ फिजिकल्स पे है, सिर्फ फिजिकल्स बता रहा है, मेंटल्स नहीं बता रहा। तो हम हैनेमन सर को क्या बोलेंगे? हैनेमन सर सॉरी, आपने तो बोला था और आप ही नहीं बताया था कि ऐसे केसेस में क्या करना है। तो वन साइडेड केस लो, उस पर दवाई दो, उसके बाद लेयर बाय लेयर ऑनियन की तरह उसको डील करो। अब तुम्हारे गलती भी हो सकती है, ये था रियलिटी कि वो वाकई में था। और दूसरी चीज़ क्या होता है? तुम्हारा डिल्यूजन, तुम्हारा लैक ऑफ नॉलेज। क्या कि नहीं सर हमने तो ट्राई किया पर पेशेंट बताया नहीं। अरे नहीं, तुमने गलत ट्राई किया, तुमने उसको एजुकेट नहीं किया था, या तुमने उसको सही क्वेश्चंस पुट नहीं किए थे, या तुम उसको समझ नहीं पा रहे थे वो किस लेवल पे है। वो एनर्जी लेवल पे था, वो सेंसेशन लेवल पे था, पर क्योंकि तुमको वो सेंसेशन नहीं मालूम तो तुम उसको वहीं पे ट्राई कर रहे थे पूछने का क्या है, वो नहीं बता रहा था। तो ज़्यादातर अपने कॉलेज के अंदर अपने जो बच्चे हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, इवन पीजीज़ हैं, मैक्सिमम लोग ये गलतियाँ करते हैं कि वो सुपरफिशियल केस टेकिंग कर लेंगे, उनको इतना डीप ले के जा नहीं पाते, क्योंकि आर्ट है ना। तुम कितने लोगों को आर्टिस्ट समझते हो? इस कॉलेज में कंपटीशन होता है तो 10-20 आर्टिस्ट निकल के आते हैं 500 में से, जो अच्छी पेंटिंग करते हैं, जो अच्छे से वो करते हैं। मैं उस आर्ट की बात नहीं कर रहा। कुछ का आर्ट होता है काम करने के तरीके में, जैसे कुछ ऐसे होंगे, जैसे मैं 1-2 बच्चों को जानता हूँ, बहुत अच्छी एनाटॉमी है, बहुत बढ़िया एनाटॉमी है। अब उनकी अच्छी एनाटॉमी क्या है? उनका दिमाग का आर्ट है, वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई भी एक आर्ट है। तो ज़िंदगी में रहना सब कुछ आर्ट है, डांस भी आर्ट है, स्पोर्ट्स में कैसे सही स्टेमिना बनाना है, किस तरीके से उसको मेंटेन करना है, वो भी एक आर्ट है। बॉडी बिल्डिंग भी एक आर्ट है, अपने आप को तोड़ के इस सड़ी सी बॉडी से एक अच्छी बॉडी बनाना। इस दुनिया में हर चीज़ आर्ट है, केस टेकिंग एक आर्ट है। उसको सही आर्टिस्टिक तरीके से यूज़ करोगे तो लेवल 1, 2, 3 तक जाओगे। और मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा आपको शुरू की प्रैक्टिस में लेवल डिल्यूशंस और सेंसेशंस पे जाओ।
आप 3 तक स्ट्रिक्ट रहो जहाँ तक हैनेमन थे, हैनेमन अप्रोच पे ही रहो, 3 लेवल पर ही रहो, 1 2 3, जहाँ पे हम कैंट के अंदर अंदर की मेडिसिन या मटेरियल मेडिका से डील कर सकें। सेकेंड ईयर के बच्चे, तुम सबको होमवर्क है, थर्ड ईयर के बच्चे कल कॉलेज में भर जाना चाहिए तुम लोग। कल क्या है, ट्यूसडे है ना, कल पूरे के पूरे भर जाओ और सब के सब केस लो, 5 मिनट लो, 10 मिनट लो या आधे घंटे लो, पेशेंट को एजुकेट करो। इससे क्या होगा, पेशेंट भी एजुकेट होगा, तुम्हारे को दवाई भी सही आएगी, और तुम कल को अपनी दवाई जब प्रेजेंट करोगे ना डॉक्टर को, जो भी प्रिस्क्राइब करेगा उसको तुम श्योरिटी से बता पाओगे कि देखो रेफरेंस में दिखा रहा हूँ, मटेरिया मेडिका में लाइन दी है, ये रेपर्टरी दिखा रहा हूँ, सो दिस इज मटेरिया, दिस इज रेपर्टरी, एंड दोनों जगह एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि दिस पर्सन इज क्रियोसोट। तो मैम प्लीज़ इसको क्रियोसोट दीजिए, इसके अंदर प्यूट्रिडनेस है, एक्रिडनेस है, ऑफेंसिवनेस है, इसका जीनियस प्रेजेंट है, आप प्लीज़ मेरे लिए दीजिए, मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा मैम, इसको जब अगले हफ्ते आराम मिलेगा ना, मैं मानूंगी कि मेरा पहला ज़िंदगी का केस सही हुआ, या दूसरा या 10वां या 100वां। ऐसे करते करते पूरे 5 साल करने का है अपने को। आपको अगले महीने से मैं आपकी ऑनलाइन क्लिनिक खुलवाऊँगा वो लेक्चर के बाद, और आप अपना घर का या फ्रेंड्स का केस लेने लगो, उससे पैसे कमाने लगो, 100 रुपये 200 रुपये चार्ज करो अपनी मेहनत का, अपना कंट्रीब्यूशन जो तुम दे रहे हो उसका चार्ज करो, फ्री में ट्रीट मत करो, फ्री की कोई वैल्यू नहीं है, फ्री की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है इस दुनिया में। आपको अभी मैं फ्री में एक चॉकलेट दे दूंगा ना, आप खा के भूल जाओगे, पर अगर आपने वही चॉकलेट अगर अपने पैसों से कमा के खाई होगी ना, मज़ा आ जाएगा आपको, आपको लगेगा आपने BMW खरीद ली है। जब पहली बार पैसे कमा के आपने कुछ खरीदोगे तो, है ना, उसको प्यार से रखोगे, उसकी इज्जत करोगे, क्योंकि तुमने मेहनत से करा है वो। तो अपनी मेहनत का पैसा चार्ज करो। घर वालों को तो ठीक है, मम्मी पापा से भी लो, पहला पेमेंट तो लो कि मम्मी पापा आप ही ने मेरे को कमा के दिया, आप ही ने पैदा किया, आप मेरे को आपकी तरफ से 200 रुपये दो, उसको मैं चाहे फ्रेम में सजा के रख दूंगी या रख दूंगा। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको अच्छा फील होगा, एक सेंस ऑफ मोटिवेशन मिलेगा, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगा। जब आप रिवॉर्ड कमाओगे ना, जो अपना ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम होता है, अबे रिवॉर्ड सिस्टम कौन सा होता है बताओ, कहाँ होता है रिवॉर्ड सिस्टम? जी सर। हाँ, रिवॉर्ड सिस्टम कहाँ होता है ब्रेन में? परफेक्टली याद नहीं है सर। कॉग्निटिव सिस्टम में तुम्हारी तो एनाटॉमी सबसे बेस्ट थी, अभी मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था। सर आजकल पैसे पढ़ रहा हूँ सर, इसलिए याद नहीं है। भूल गए फर्स्ट ईयर का, मैंने बोला था तेरे को, देख भूलेगा तू, कितना भी अच्छा पढ़ ले बाद में भूलेगा, कोई बात नहीं, मैं भूल गया हूँ, पर जहाँ तक मुझे याद है कॉर्पस कैलोसम लिम्बिक सिस्टम जो अपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया है ना, वहाँ पे रिवॉर्ड सिस्टम प्रेजेंट है, क्योंकि सेक्स, खाना और सोना, इन तीनों से रिवॉर्ड मिलता है। सेक्स से मिलता है प्लेजर, खाने से मिलता है सेटाइटी, टेस्ट, सब खुशी मिलती है, और सोने से भी। तो खाना, सोना और सेक्स करना, ये प्लेजर देते, ये रिवॉर्ड देते हैं हमको, और ये बेसिक नीड है हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के, ले जाने की। खा रहे हैं, सो रहे हैं, सेक्स करके जनरेशन को आगे ले जा रहे हैं, तो लिम्बिक सिस्टम या कॉर्पस कैलोसम वहीं कहीं है रिवॉर्ड सिस्टम। आई एम नॉट डोपामिन का रोल होता है। Yes, sir. Dr. Mirza is here, who is going to take your class on coca, cannabis indica, and opium. So please welcome Dr. Mansoor Mirza sir. हाँ सर बोलिए। हेलो। नहीं वो आप बता रहे थे, वो डोपामिन है जो प्लेजर, जो इससे प्लेजर आता है, जी सर। वो बायो न्यूरो ट्रांसमीटर है डोपामिन, जो जनरेट होता है। तो जितना ज़्यादा रिवॉर्ड चाहिए वो बहुत हाई हो जाता है, और अभी की दुनिया में लोग सब रिवॉर्ड के ऊपर ही जीते हैं मोस्टली, चाहे वो गेमिंग हो या खाना हो या सेक्स हो या कोई भी रिलेशनशिप हो या कुछ भी हो, मोबाइल हो, मतलब रिवॉर्ड और लाइक्स और फ्रेंड्स, एवरीथिंग मोर 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 मोर, और वो क्या एडिक्शन जैसा हो जाता है। तो डोपामिन एडिक्शन ऑल्सो एक बड़ी चीज है अभी आज की दुनिया में, बट इट इज ऑल अबाउट द रिवॉर्ड। तो थैंक यू सो मच सर। हाँ, सो मैं कहाँ पे था, मैं आपके उस केस पे था कि आपसे आप केस लो, ठीक है, ऑल द बेस्ट, कल से केस लेना शुरू करो। केस टेकिंग मैंने आपको बहुत ही डिटेल्ड एस्पेक्ट्स में डिफरेंट टाइप्स की केस टेकिंग बता दी है। हमने आज क्या पढ़ा, एक समरी कर लेते हैं। सुपरफिशियल केस टेकिंग, डीप केस टेकिंग, सारे हमने डब्ल्यूज पढ़े क्या होते हैं, हमने लेवल्स पढ़े, एंट्री पॉइंट्स क्या होती हैं हमारे पास केस के अंदर, PQRS क्या मिलना चाहिए, इंडिविजुअलिस्टिक रिएक्शंस क्या होते हैं, कॉज एंड इफेक्ट्स, एलिमेंट्स आफ्टर सप्रेशंस, ठीक है। फिर साथ ही में मैंने एक केस के बारे में भी आपको समझाया, जो मेरा केस था थूजा, जिससे डायबिटीज़ क्योर्ड हुई थी,
उस डायबिटीज़ का केस को हमने लेवल्स में समझा कि लेवल 1 पे डायबिटी थी, लेवल 2 पे उसकी वीकनेस थी, लेवल 3 के अंदर हमने समझा कि उसके अंदर वीकनेस के संग कुछ और है, लेवल 4 में हमने समझा उसका डिल्यूशन ब्रिटलनेस, लेवल 5 में समझा कि हमने उसका सेंसेशन ऑफ ब्रिटलनेस क्या था, लेवल 6 जो होते हैं वो समझे जाते नहीं है, सामने से देखे जाते हैं, जेस्चर्स होते हैं हाथ के, एंड लेवल 7। तो जहाँ तक है मैं आपको सब कुछ समझा पाया हूँ। अब मैं 5 मिनट देता हूँ, 5 मिनट डाउट सेशन रखते हैं। किसी को कुछ डाउट हो कल के केस जो आप लोगे उसमें और क्या पूछना चाहिए और क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ वो मुझसे पूछ लो। और आज की क्लास सब लोगों की थी, मटेरिया मेडिका एंड रेपर्टरी वालों की, क्योंकि रेपर्टरी वाले भी यही करने वाले हैं कल और मटेरिया वाले भी, कुछ लोग जिन्होंने सिर्फ रेपर्टरी लिया है उनके लिए। ठीक है, कल की क्लास में मैं आपको थोड़ा अप्रोच बताऊंगा मटेरिया मेडिका और रेपर्टरी कैसे इन लेवल्स के अंदर प्रेजेंट है। आगे पूछो डाउट। सर जो आपने विटनेस वाला बताया बस वो मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है, मतलब बेटा 7th। भूल जाओ विटनेस। मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं बताना चाह रहा था ये सब चीज़ें। सबसे पहली चीज़ होती है, मैं तुम्हें मेरे बारे में बता दूँ तो मैं सेकंड ईयर से बहुत एंथुसियास्टिक था, बहुत पैशनेट था चीज़ों को जानने के लिए, और जैसे ही कुछ डिफरेंट चीज़ समझ में आती थी ना तो मैं उसकी तरफ ही भागता था। तो सेकंड ईयर से मैं सेंसेशन एंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से पढ़ा, फिर धीरे धीरे पूरा बेसिक के साथ में ये भी चीज़ें करते रहा, बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए एंड ये। तो लेवल जो 6th एंड 7th है ना, दीज आर वेरी वेरी अनडेवलप्ड, मतलब नॉट कंप्लीट। ये सामने जो हम लाइव केसेस देखते हैं ना अदर सॉन्ग के अंदर, लाइव केसेस इन द अदर सॉन्ग अकेडमी, जो पेशेंट यहाँ पे 5,000 से लेकर 16,000 रुपये पर कंसल्टेशन का देता है एक डॉक्टर को। जैसे यहाँ पे 30 डॉक्टर्स हैं तो सब डॉक्टर्स को इतने पैसे देते हैं ना, तो हर एक डॉक्टर जो 5,000 से लेता है ना, वो इनको 1 से लेकर 2 घंटे देता है। क्यों? वो दिन भर में अपने 8 केसेस भी देख लेगा तो 8 4 40,000 एक दिन का हो गया, और 40,000 रुपये अगर उसने एक दिन का कमाया तो आप इसको 28 डेज से कर लो, तो समझ लो कितना हो रहा है, ये 11 लाख रुपए कुछ हो रहा है। तो 10-11 लाख, 12 लाख, 5-6 लाख इतना कमाते हैं सब डॉक्टर्स यहाँ पे महीने का, मस्त आराम से उसकी स्टोरी सुनते हैं। तो ये क्या होता है, ये एनर्जी लेवल होता है ना, ये केसेस में उनको डीप केस टेकिंग में लेके जाते हैं, और वहाँ पे ले जाके कुछ, मतलब अगर 100 केसेस थे ना तो उन 100 में से 10 केसेस, 10 भी नहीं 5 केसेस, मतलब 5% केसेस इतने डीप लेवल पे जाते हैं। ठीक है, जो लेवल 6 पे होते हैं मतलब एनर्जी लेवल पे, और लेवल 7 जो फिटनेस है वो बहुत ही रेयर है, ये 1% है। तो इसीलिए बेटा इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर ना करते हुए इसको ये समझो कि ये अनडेवलप्ड है, इतना कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इस पे परसेंटेज बहुत कम है लोगों का। आगे आने वाले 20 सालों के अंदर जब इस पे अच्छी रिसर्च हो जाएगी, इसके अंदर प्रूफ मिल जाएगा, इसकी अगर अपने मटेरिया मेडिका रेपर्टरी या कहीं पे इसकी चीज़ें आ जाएंगी ना, तब हम इसको बहुत समझेंगे। ये इससे कुछ फ़ायदा नहीं होगा आपको जानने से, बस जैसा मैंने बताया ना, इसको इतना सा समझो कि ये तुम्हारी आत्मा है, जिसकी वजह से वो सेंसेशन बनता है, जो सोल या जो स्पिरिट है उसमें तुम्हारा जो सेंसेशन, जो एनर्जी बनती है, जो एनर्जी तुम ये हाथ पर हिला पा रहे हो, जो वॉल्यूंटरी ब्रेन की मदद से वेगस नर्व्स और अपने सारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की वजह से मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, ऑटोमेटिक इनवॉलेंट्री चीज़ें जो हो रही हैं, वॉलेंट्री चीज़ें जो हो रही हैं, जो सब कुछ कर रहे हो ना, ये उस एनर्जी की वजह से कर रहे हो। इस एनर्जी को हटा दो, इस आत्मा को हटा दो, आप कुछ नहीं, वहाँ पे एक बॉडी हो। ये सेल वेल सब सिर्फ जोड़ देंगे अपन एक लैब के अंदर, तो वो लैब में सेल बंद थोड़ी ना जाएगा, वो एक सेल से दूसरे सेल डिवाइड होता है ना, वो अपनी आत्मा को डिवाइड कर देता है। और आत्मा क्या होती है, कोई क्वांटिटी तो है नहीं कि 2 थी तो 1 हो गई और 1 में तो हाफ हो गई, वो अपनी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक एनर्जी दूसरे एनर्जी में जाती है, E=mc²। एक एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, कन्वर्ट हो सकती है एक जगह से दूसरी जगह, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये समझो ये आत्मा है अपने अंदर की, खाली आत्मा। बस इस पे हम लोग सर्वाइव करने के लिए एक एनर्जी को जनरेट करते हैं, वो एनर्जी सेंसेशन को करती है, वो सेंसेशन डिल्यूशंस को लाता है। थोड़ा डीप है, भूल जाओ, वो ऐसे कर दो, ऐसे दिमाग वो कर दो। ठीक है, एनी Okay, अदर sir. डाउट्स अदर देन ऑल दीज एडवांस चीज? बेसिक को लेके कोई डाउट है क्या? जो बेसिक कुछ ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ क्लियर नहीं है उसको लेकर, क्योंकि मैं जितना ट्राई कर सकता था अच्छे से केस चेकिंग समझाने का, जो प्रैक्टिकली आप कर सकते हो हिंदी में
माइंड रूब्रिक को भी मैंने आपको एक बताया, तो एक माइंड रूब्रिक को लिख लेना और अभी केस के बाद प्रॉपर लिखना है। 1 मिनट लगेगा कि आज तुम कहाँ हो, केस टेकिंग तुम्हारी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है कि नहीं, और कल उसको अप्लाई करके देखो, ठीक है। ये क्लिनिकल क्लास इसीलिए है, एक्टिव चीज़ें चाहिए। ये लेक्चर रिकॉर्ड करके तुम लोग बोलोगे हमको रिकॉर्डिंग दे देना, तुम देख लोगे और सो जाओगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन। एम फालतू का पढ़ाने वाला हिस्सा नहीं है कि तुम्हारा AIPGT में सिलेक्शन होगा नहीं होगा, आई डोंट केयर। 100 में से 2 का हो जाएगा तो मैं फ़ोटो डाल दूंगा। अपना मतलब है कि सबके सब क्लिनिकल्स में अच्छे हों। अगर आप 26 क्लिनिकल्स में अच्छे हो गए ना, तो आप सबका फ़ायदा होगा, आप सबकी क्लिनिक चलेगी, ठीक है। अपना अपना केस खुद से सॉल्व करो, किसी को रेफ़र मत करो, खुद मेहनत करो उसको। तुमसे नहीं हो रहा फंगल इन्फेक्शन, नॉलेज गेन करो, पढ़ो, फिर सही करो। दुनिया को रेफ़र करते रहोगे ना, तुम कभी इम्प्रूव नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं अपने केसेस को कभी भी रेफ़र नहीं करता हूँ अब, क्योंकि अब मैं सीखता हूँ कि मेरा केस फेल हुआ है तो क्यों हुआ है, मेरे को मेरी गलती समझ में आती है और फिर मैं उस पर मेहनत करता हूँ कि मेरी मेडिसिन गलत थी, अब मैं कौन सी मेडिसिन दे सकता हूँ। जो कॉन्स्टिट्यूशन मैच नहीं कर रही थी तो मैं कौन सी रेयर रेमेडी दूँ, मैं सर्च करता हूँ, रेपर्टाइज करता हूँ, मटीरियल मेडिकल सर्च करता हूँ, 1-1 घंटा लगा देता हूँ। क्यों? मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कोई परफेक्ट नहीं है। सरकार सर कोई सब जानते हो या नहीं जानते हो, ये 70 ईयर्स ओल्ड, आज भी वो कैंट की रेपर्टरी खोल के देखते हैं कौन सा रूब्रिक में क्या है। कई बार याद नहीं होता, ब्रेन की लिमिटेशंस है। आपके बहुत लोगों की चीज़ थी ना मटीरियल मेडिकल, याद नहीं होती है, लिमिटेशन है। हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हैं, रिपीटिशन करेंगे, रिवीजन करेंगे, याद होगा। पर हम ये नहीं बोल सकते कि मैं एलन स्किनोट की 250 रेमेडी मेरी टिप ऑफ द टंग पे है, वहाँ पे गलतियाँ होती हैं, तो इसलिए रेफ़र करना पड़ती है। कलकत्ता में NIH में भी पूरी सामने रहती है फटी हुई बुक, अभी भी रेफ़र करते रहते हैं, बोरे खोलते रहते हैं। और ये लाइफ टाइम प्रोसेस है, 10 साल 20 साल की प्रोसेस है, पर रेपर्टरी हेल्प कर देती है वो मेमोरी को हटाने की। अभी तो मैं नहीं आता था कॉन्स्टेंटली चेंजिंग इज ऑक्यूपेशन, मुस्कान को पता था, पर जिसको नहीं आता था और मान लो मुस्कान को पता था, तो यहाँ पे ऑक्यूपेशन चेंज करके डाला होता किसी ने भी, तो भी मैं सैनिकुला पे आ गया, और किसी ने उसको याद किया तो भी वो सैनिकुला पे आया। अब 4th ईयर वाला सैनिकुला क्यों याद करा, क्योंकि 4th ईयर में पढ़ ली है, 2nd ईयर वाले को नहीं पता थी, पर 2nd ईयर वाला आ गया रूब्रिक डाल के, ऑक्यूपेशन चेंज क्या डाला, रूब्रिक हंटिंग क्या करी, ऑक्यूपेशन चेंज, जो भी वो काम कर रहा है वो बदल रहा है, सिंपल। आ गए सैनिकुला तक, बल्कि हम 4 तक आ गए। तो मैंने मटेरियल मेडी का क्या है हेल्प बताया, वो फास्ट प्रिस्क्रिप्शन में होगा, जिसकी ब्रेन शार्प है, जिसने रिवीजन किया है, जो एक्सपीरियंसड है। पर तुम जैसे लोग जो 2nd ईयर में 3rd ईयर में हो, इतनी नई दवाई आती, इतनी मेहनत नहीं हो पाती, यूज़ रेपर्टरी, सिंथेसिस खोलो डालो। अब सिंथेसिस अलग है और ये सिनर्जी अलग है ना। तो मैं बीच बीच में थोड़ा बताते रहूँगा दोनों में फ़र्क क्या है, क्योंकि ये कंप्लीट रेपर्टरी है और सिंथेसिस खोलेंगे तो उसमें थोड़े हो सकता है अलग अलग दवाई निकले, अलग निकले, ऑथर्स का चलता है, वो उसकी दिक्कत नहीं है। एनी अदर डाउट्स? हमने 1.5 घंटे की क्लास ले ली है, कोई डाउट है तो बताइए, नहीं तो फिर हम जाते हैं, अपने गले को आराम देते हैं। पूछो पूछो, शिखा, रोशनी, निधि, विपुल, नहीं है डाउट तो ऐसा कर दो कोई एक जन, और मैं क्लासेस को डिसमिस कर दूंगा, या यू कैन लीव द क्लासेस इफ देयर इज नो डाउट। और कल प्लीज़, सर थैंक यू सर। वेलकम। चलो बाय बाय।